वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेटिजन्स फाउंडेशन एकेडमी लातूर। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं एनएमटीसी स्टेज 1 भास्करा कॉन्टेस्ट का 9-10 का एग्ज़ाम का पेपर 1 बाय 1 हम यहाँ पे देखने वाले। तो देखा जाए फ्रॉम द टीचर्स प्रोस्पेक्टिव, पिछले 2 साल के कंपैरिजन में इस साल का जो पेपर है वो इजी आया है, लेकिन बच्चों का अगर फीडबैक हमने जो भी सुना वहाँ से ये सुनने में आया कि सर नहीं ठीक ठाक था, मतलब थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट था। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअल में किस तरह के क्वेश्चन थे फ्रॉम द टीचर पर्सपेक्टिव। फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल 15 क्वेश्चंस में से, ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चंस में से 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस में मैक्सिमम आप बोल सकते हो कि 1 to 2 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लेवल के थे। डिफ़िकल्ट बोल सकते हो आप उसको, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन थे। लेकिन बाकी के अगर आप मान के चले 13 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन, ठीक है, वो तो मैं बिल्कुल मॉडरेट लेवल को ही मैं बोल सकता हूँ। तो 15 आउट ऑफ टोटल तो 30 क्वेश्चंस, ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चंस, ठीक है, उसमें से 15 एमसीक्यू और 15 क्वेश्चन थियोरेटिकल, ठीक है। इस तरीके से पेपर होता है एनएमटीसी का। तो इन 15 एमसीक्यू में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 1 से 2 क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि थोड़े बहुत डिफिकल्ट थे, लेकिन 13 क्वेश्चन तो इजी तो नहीं थे, लेकिन मॉडरेट थे। तो ये तो हो गया फॉर टीचर प्रोस्पेक्टिव। लेकिन बच्चों ने तो बोला कि सर, फीडबैक जैसे ही बच्चों का मिला कि सर पेपर तो जो भी पेपर था, जो भी क्वेश्चंस हमने देखे, हमको तो ठीक ठाक सा, मतलब एवरेज से ऊपर ही थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट लगा। तो हम एक बार सारे 15 क्वेश्चंस, फर्स्ट 15 एमसीक्यू, ठीक है, फर्स्ट 15 क्वेश्चंस यानी फर्स्ट 15 एमसीक्यू हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 24, 36 लिव्स 4 एज रिमाइंडर इन ईच केस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमको इस तरीके से नंबर निकालना है कि उस नंबर को, ठीक है, बड़ा से बड़ा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होना चाहिए, और वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को अगर 16, 24 और 36 से डिवाइड करेंगे तो हर टाइम सेम रिमाइंडर आना चाहिए, जो कि होगा 4। तो ये किस तरीके से होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम 16, 24 और 36 इन तीनों नंबर से कंप्लीट डिवाइड जाने वाला नंबर निकालेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिस नंबर को 16 से, 24 से और 36 ये तीनों नंबर से अगर डिवाइड जाएंगे, इन तीनों नंबर से अगर कंप्लीट डिवाइड जाएगा, तो मतलब कंप्लीट डिवाइड जाने वाला है, मतलब ये पहले तो हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इस तरीके से निकालेंगे जिसको 16, 24 और 36 से डिवाइड जाने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्योंकि जैसे ही रिमाइंडर 0 वाला नंबर मुझे मिलेगा कि कंप्लीट डिवाइड जा रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आने वाला है, हम उस नंबर में, जिस नंबर को डिवाइड जाने पे रिमाइंडर 0 आता है, हम उस नंबर में 4 को ऐड कर देंगे। ये होगी हमारी स्ट्रेटजी। हम पहले निकालेंगे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच कैन बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 16, 24 एंड 36, और उस नंबर पे हम 4 ऐड करेंगे। तो हमारा इस तरीके से नंबर आ जाएगा कि उस नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4, 24 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4, और 36 से भी रिमाइंडर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ढूंढेंगे कि इन तीनों नंबर से डिवाइड जाने वाला नंबर, ठीक है, 16, 24, 36 इन तीनों नंबर से कंप्लीट डिवाइड जाने वाला नंबर, दैट मींस इन 3 नंबर का एलसीएम, दैट मींस इन 3 नंबर का एलसीएम। तो इन 3 नंबर का एलसीएम क्या आएगा? 144। आप निकाल के देख सकते हो, इन 3 नंबर का एलसीएम क्लियरली हमें दिख जाएगा कि 144 आने वाला है। अब ये तो एकदम पहला नंबर होगा, ये तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, ये छोटा से छोटा मल्टीपल हो गया, जो कि जिस नंबर को 16, 24 और 36 से डिवाइड जाएगा। हमको निकालना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो 4 डिजिट का नंबर जो कि 16, 24 और 36 से डिविजिबल होगा। तो हम यहां पे ये देखेंगे कि हम 16, 24 और 36 को अब साइड में रखेंगे, हम 144 से डिवाइड जाने वाला 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे। क्योंकि जिस भी नंबर को अब 144 से कंप्लीट डिवाइड जाने वाला है, उस नंबर को 16, 24 और 36 से भी कंप्लीट डिवाइड जाने वाला है बच्चों। ये है कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि जिस नंबर को 144 से कंप्लीट डिवाइड जाने वाला है, उसी नंबर को 16, 24 और 36 से भी कंप्लीट डिवाइड जाने वाला है।
सो इसीलिए हम 144 से डिवाइड करने वाला, 144 से कंप्लीटली डिविजिबल होने वाला ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यहां पे निकालेंगे। सो वो कैसे निकालेंगे, तो यहां पे हम सीधे से ये देखेंगे, बड़ा से बड़ा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999, उसको हम 144 से डिवाइड करेंगे और यहां पे देखेंगे, यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि इस नंबर को 144 से तो कंप्लीट डिवाइड नहीं जाने वाला है, तो जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हम इस गिवन ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में से सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि रिमाइंडर जो भी आ रहा है वो नॉन जीरो आएगा, तो कंप्लीट डिवाइड जाने के लिए जो भी रिमाइंडर आने वाला है वो गिवन नंबर में से सबट्रैक्ट करेंगे, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में से सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करने पे जो भी नंबर आएगा वो 144 से डिविजिबल होगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं, तो क्लियरली दिख रहा है 14 6 ठीक है, 114 6 जो है वो 99 से कम आएगा, 14 7 करेंगे तो 99 से ऊपर आएगा। तो यहां से हम अप्रोक्सीमेटली पता लगा सकते हैं कि 6 का डिवीजन जाने वाला है। सो 6 4 24, रिमेनिंग 6 4 24, 6 4 24, रिमेनिंग 2, 6 4 24 प्लस 2 26, रिमेनिंग 2, 864 माइनस, तो यहां पे बनेगा 5, यहां पे बनेगा 5, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 6 3 8, और ये फिर से ऊपर का एक बचा हुआ 9 नीचे आ गया। अब फिर से हम अंदाजा लगा सकते हैं, 14 10 करेंगे तो 140 आएगा, तो 9 का डिवीजन जाने वाला है, 9 का जा सकता है क्या, एक बार देख लेते हैं। 9 4 36, रिमेनिंग 3, 9 4 36 3 39, रिमेनिंग 3, 9 1 9 प्लस 3 12, ऑब्वियसली 9 का जाएगा। सो 9 माइनस 6 3, तो 9 माइनस 6 3, तो यहाँ पे 15 माइनस 9 6 0 0 63 बच रहा है, तो इस 63 नंबर को इस गिवन नंबर में से सबट्रैक्ट कर देंगे, इस 63, क्योंकि ये जो भी नंबर आ रहा है वो 144 के मल्टीपल से 63 से ज्यादा आ रहा है। अगर 63 से कम कर दिया जाए इस नंबर को तो 144 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सो 9999 9999 में से अगर 63 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा क्या नंबर, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 6 3, 9936, ये इस तरीके से नंबर मिल रहा है हमको, 9936, ये इस तरीके से नंबर मिल रहा है हमको। इस नंबर को 144 से कंप्लीट डिवाइड जाएगा, क्वेश्चन आएगा 69, क्वेश्चन आने वाला है 69, यहां से पता चल रहा है। ठीक है, तो ये हमको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर मिला जिसको 144 से डिवाइड जाने वाला है। वो नंबर कौन सा मिला हमको बच्चों, 9936। अब ये नंबर ऐसा होगा जिसको 144 से डिवाइड जा रहा है, दैट मींस इस नंबर को 16 24 और 36 से भी कंप्लीट डिवाइड जाने वाला है। अब इस नंबर को अगर 16 24 और 36 से कंप्लीट डिवाइड जा रहा है और ये लार्जेस्ट 4 डिजिट भी है, तो बची एक कंडीशन, वो है हमको तो रिमाइंडर 4 चाहिए, इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर 4 चाहिए, तो इस नंबर को 4 से इंक्रीज कर दो, 4 से बढ़ा दो, तो नंबर बन जाएगा 9940। अब इस नंबर को हर एक नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा था, अब इस नए वाले नंबर को 4 से बढ़ाने के बाद, 4 से इंक्रीज करने के बाद, इस नए वाले नंबर को अगर हम 16 24 और 36 से डिवाइड करेंगे तो हर एक केस में रिमाइंडर 4 आएगा। सो आंसर इज 9940। सो आंसर इज 9940। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में बच्चों, एबीसीडी रेक्टेंगल दे रखा है। ओके, रेक्टेंगल है तो सारे एंगल 90 90 डिग्री, सारे एंगल 90 90 डिग्री। हुज लेंथ AB, हुज लेंथ AB हुज लेंथ AB इज 20 यूनिट्स, लेंथ को 20 यूनिट्स दे रखा है। ओके, लेंथ को 20 यूनिट्स दे रखा है और ब्रेड द 10 यूनिट्स दे रखा है। ओके, गिवन AP 8 यूनिट्स, तो AP यहाँ पे AP 8 है, तो वही अपोजिट साइड इक्वल, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल 28, तो ये बचेगा 12, ठीक है, तो ये 12 यूनिट्स। द एरिया ऑफ शेडेड रीजन P/Q स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ पे शेडेड रीजन का एरिया हमको पूछा गया है, दे रखा है P/Q, मतलब शेडेड एरिया जो भी आएगा वो P/Q आएगा, P/Q मतलब रैशनल नंबर, मतलब P/Q मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में आने वाला है, इस शेडेड का एरिया फ्रैक्शन के फॉर्म में आने वाला है, इस टोटल शेडेड फिगर का एरिया फ्रैक्शन के फॉर्म में आने वाला है। तो हमको पूछा क्या गया है, फिर यहाँ पे हमको पूछा गया है कि ये शेडेड एरिया जो भी आएगा वो P/Q के फॉर्म में आएगा, तो हमको पूछा गया है P+Q। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तो हम यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया तो क्लियरली निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है,
इस ट्रायंगल का एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। तो इस हमारी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि इस रेक्टेंगल में से ये वाला ट्रायंगल का एरिया हटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये शेडेड एरिया मिल जाएगा। बस इसी स्ट्रेटजी को हम फॉलो करेंगे। तो यहां पे मैं लिख दूंगा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पे मान लेते हैं इस पॉइंट को हम मान लेते हैं O, ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं O। तो इस ट्रायंगल को बोला जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ठीक है। तो ये मेरी फाइनल स्ट्रेटजी है। तो देख लेते हैं इसका एरिया निकल के आ जाता है क्या। इसका एरिया तो डायरेक्टली मिल रहा है, अब इसका एरिया निकालने के लिए थोड़ा सा हमको अलग कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, देखते हैं क्या लगा सकते हैं हम। सो इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा 20 इंटू 10 200 माइनस पीबीडी का एरिया, सो पीबीडी का एरिया, सो 12 इंटू 10 120 का हाफ 60, ठीक है 60 माइनस, ठीक है 1/2 बेस इंटू 8। अब बचा सीओडी। अब सीओडी का एरिया निकालने के लिए हमको थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। वो क्या होगा, कैसे होगा, ये यहां पे हम देख लेते हैं। सो सीओडी का एरिया निकालने के लिए हम छोटी सी स्ट्रेटजी यूज करेंगे। क्लियरली दिख रहा है यहां पे कि ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल क्या सिमिलर हो सकते हैं क्या, सिमिलर, ठीक है। तो बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल में, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट दिख रहा है ना, जेड बन रहा है जेड, सो जेड के बीच में आने वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक एंगल ए टेस्ट बैठ गई, तो यहाँ पे ए टेस्ट यहाँ पे पूरी तरीके से ए टेस्ट फिट बैठ रही है, तो यहाँ पे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल POB सिमिलर टू ट्रायंगल P इक्वल आएगा नीचे वाले, ऊपर वाला ट्रायंगल का P एंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल का P एंगल नीचे वाले D के इक्वल में आएगा, तो DOC बन जाएगा, DOC। सो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय AA टेस्ट, बाय AA टेस्ट। जैसे ये दो ट्रायंगल सिमिलर बन गए तो हमने करस्पॉन्डेंस तो एकदम करेक्ट अप्लाई किया है। तो अब यहाँ पे हम ये निकाल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना आएगा, PO बाय DO, OB बाय OC और PB बाय DC, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे PO DO OB OC नहीं पता है, तो PB और DC पता है। सो PB बाय DC कितना आएगा, PB बाय DC, तो PB है 12 और DC दे रखा है 20, 4 3 जा 4 5 जा 20, तो रेशियो आ रहा है बच्चों 3:5। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आ रहा है 3:5। तो आगे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगाना है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है और इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:5 है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, वो प्रॉपर्टी होती है रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल टू सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो किसके बराबर होता है, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स बच्चों का, क्योंकि साइड्स तो ऊपर में लिख रखा है, तो करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ये पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे हाइट निकालनी है बच्चों। क्यों, क्योंकि देखिए सीओडी ट्रायंगल में बेस तो हमको पहले से पता है CD, अगर हाइट मिल जाएगी तो हमको सीओडी ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा और यहाँ पे पुट करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उस हाइट निकालने के लिए मैंने ये एनसीईआरटी 10th क्लास, ठीक है, अब हमारे 10th एनसीईआरटी जो भी 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक है उसमें आप ये प्रूव दैट का क्वेश्चन देख सकेंगे, ठीक है। उसमें ये प्रूव दैट का क्वेश्चन दे रखा है कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे तो उस दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो उन दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग हाइट्स के बराबर होगा, ठीक है। सो साइड का रेशियो आ गया 3:5, तो हाइट का रेशियो भी आ जाएगा 3:5। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्शन कर दिया। कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया कि मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, यहां से मैंने क्या ड्रॉ कर दी, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये ऊपर वाला परपेंडिकुलर, यहीं से नीचे वाला परपेंडिकुलर, यहीं से नीचे वाला परपेंडिकुलर।
अब इन दो अल्टीट्यूड्स का रेशियो तो दे रखा है हमको कितना 3:5, तो मैंने ऊपर वाले का 3x, छोटे वाले ट्रायंगल का अल्टीट्यूड 3x मान लिया, छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट 3x मान ली और बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट 5x मान ली। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये वाला भी एक रेक्टेंगल बनेगा, अपोजिट साइड पैरेलल और एक एंगल 90 डिग्री, तो ये भी रेक्टेंगल बनेगा। अगर ये रेक्टेंगल बन रहा है तो ये 10 यूनिट्स है, तो ये 5 + 3 तो 8x = 10 हो जाएगा। ठीक है, 8x = 10 हो जाएगा क्या बच्चों? सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर यहाँ पे सीधे से कि 8x = 10, तो x = 10/8। समझ में आ रहा है कहां से लिखा मैंने? सो लेट, मैंने ऊपर वाली हाइट मान ली 3x, नीचे वाली हाइट मान ली 5x, तो h1 + h2 जो होगा वो 10 होगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे परपेंडिकुलर डालने पे ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है राइट साइड का, ये परपेंडिकुलर के साथ राइट साइड का जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो रेक्टेंगल बनेगा। तो h1 + h2 10 और दोनों की हाइट का सम हो जाएगा यहाँ पे इतना, इसके बाद में 8x, 5x + 3x 8x, x = 10/8, तो यहां से मुझे चाहिए h2, तो h2 मिल जाएगा, h2 यानी 5x, तो 5x माने 5 × 10/8, तो ये मिल जाएगा 50/8, ये मिल जाएगा 50/8। ठीक है, सो h1 3x, h2 5x कहां से आ गया? यहां से आ गया, हाइट का साइड का रेशो हाइट के रेशो के बराबर, यहां से h2 आ गया 50/8। तो जैसे ही h2 50/8 आ गया बच्चों, तो ये 50/8 आ गया, तो इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं अब 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू 50/8 इंटू 50/8 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, अब यहाँ पे 2 10 जा, 2 4 जा, 25 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, तो यहां पे आ रहा है, ये आ रहा है 140 माइनस ये आ रहा है 125/2, यस 125 5 जा 125/2, तो यहां पे आएगा 280 माइनस 125/2, तो 10 - 5 5 3 5, तो 155/2, तो 155/2 ये जो है वो शेडेड रीजन का एरिया यहाँ पे निकल के आ गया। अब हमको बोला गया है कि P एंड Q नेचुरल नंबर होने चाहिए, नेचुरल नंबर तो है 155 दोनों नेचुरल नंबर है, उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर होता तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो भाई क्लियरली दिख रहा है कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं, ऊपर में ऑड है नीचे में इवन नंबर है, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऊपर वाले नंबर को मैं एज्यूम करूंगा P, ऊपर वाले नंबर को मैं एज्यूम करूंगा P, ये वाला नंबर होगा P और ये नीचे वाला नंबर होगा Q। तो हमको पूछा गया P + Q, तो 155 P + Q माने 155 + 2 विच इज इक्वल टू 157। सो ऑप्शन सी आएगा बच्चों इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस एक रिजल्ट लगा नया वाला, और इस रिजल्ट का याद इस क्वेश्चन में क्यों आना चाहिए, क्यों हमको इस रिजल्ट की यहाँ पे याद ही आनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे इस ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल का एरिया तो डायरेक्टली मिल गया क्योंकि ये हाइट थी 10 और बेस 12 ले लिया, लेकिन इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बेस तो पहले से पता था, बस इसके ऊपर जो भी अल्टीट्यूड ड्रॉ होगा उसकी लेंथ मुझे निकालनी थी, और अल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है, इसलिए मुझे अल्टीट्यूड के करस्पॉन्डिंग जो भी थ्योरम्स है, जो भी प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे याद आनी चाहिए, जो भी सिमिलर ट्रायंगल्स की अल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे याद आनी ही चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई होगी बात, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रखा है इस क्वेश्चन का कुछ सॉल्यूशन पूछ रखा है, एक इक्वेशन, क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा है। अब जो भी सॉल्यूशन है, फिर से बोल रखा है, जो भी सॉल्यूशन है वो फिर से a/b फॉर्म में आएगा, मतलब फिर से जो भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, वो दोनों के दोनों फ्रैक्शन नेचुरल नंबर्स होंगे और उन दोनों का GCD 1 होगा। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो भी सॉल्यूशन आएगा उनमें जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तब जाके b - a पूछा गया हमको। तो पहले तो a/b निकाल लेते हैं, देख लेते हैं क्या मिलेगा हमको। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को मैंने लिख लिया, सेवेंथ रूट ऑफ 12 + x अपॉन x प्लस 7th रूट 12 + x अपॉन 12 इक्वल टू 64/3 क्यूब रूट नहीं 7th रूट ऑफ x। ठीक है, ये तो गिवन इक्वेशन है,
अब मुझे देखने के साथ मुझे दो अप्रोचेस यहाँ पे लगा सकते हो आप। बहुत ही गंदा सा सेवंथ रूट वगैरह कुछ दिख रहा है इरेशनल की टर्म, तो यहाँ पे मैं पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ कि सब्स्टिट्यूट करके कुछ नया वेरिएबल पुट करके भी इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा टेडियस हमको यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि इसको जैसे ही पुट करेंगे तो बाद में हमको सेवंथ रूट ऑफ एक्स ओनली, हम सेवंथ रूट ऑफ 12 प्लस एक्स को पुट करेंगे तो सेवंथ रूट ऑफ एक्स को भी हमको पुट करना पड़ेगा, फिर भी हो जाएगा, उस मेथड से भी हो जाएगा। लेकिन उससे आसान मुझे ये भी दिख रहा है कि हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों न्यूमरेटर से, इन दोनों टर्म्स में से। LHS में जो दो टर्म्स है उसमें मुझे क्लियरली यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इस वाली टर्म जो भी कॉमन है उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। सो जैसे मैं कॉमन निकाल लेता हूँ सेवंथ रूट ऑफ 12 प्लस एक्स, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/x प्लस 1/12 इज इक्वल टू 64/3 और सेवंथ रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे हम ब्रैकेट में, तो क्या मिलेगा बच्चों 12 प्लस एक्स अपॉन 12x इज इक्वल टू 64/3 और सेवंथ रूट ऑफ एक्स। सो 3 4 12, 4 के साथ कट जाएगा और 4 को उधर भेज देंगे हम, सिर्फ 4 को उधर भेज देंगे हम। अगर 4 को उस साइड भेज देंगे तो 64 4 256 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दो चीजें करने वाले इस स्टेप में, हम इस चीज को भेजेंगे इस तरफ और इस चीज को भेजेंगे इस तरफ। ठीक है, क्योंकि इसको क्यों इधर भेजेंगे, क्योंकि इसका सेवेंथ रूट है और यहाँ पे भी सेवेंथ रूट है, तो ये सेवेंथ रूट यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉ ऑफ इंडाइसिस लग जाएगा, तो इसको इधर भेज देंगे तो फायदा होगा। सो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, ये डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों सेवेंथ रूट ऑफ 12 प्लस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, लॉ ऑफ इंडाइसिस, ये सेवेंथ रूट है, ये भी सेवेंथ रूट है, तो एक बार में सेवेंथ रूट लिख दिया और एक्स को अंदर घुसा दिया। सो नेक्स्ट टाइम अंदर शिफ्ट कर दिया सीधे सीधे, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, और लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करके हमने इस एक्स को अंदर में शिफ्ट कर दिया, सेवेंथ रूट के अंदर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आएगा 12 प्लस एक्स अपॉन एक्स। अब इस 4 को इस साइड राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये 64 4 जाइए आएगा 256। अब इस चीज को हम जब देखेंगे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये 1 बन रहा है और ये बन रहा है सेवेंथ रूट, इसका मतलब होता है 1/7। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 1/7। तो हम इन बेस का बेसिस अगर सेम है, दोनों की बेसिस अगर सेम है तो दोनों के बेसिस सेम है, तो इन और बीच में मल्टीप्लीकेशन भी है तो पावर की एडिशन हो जाएगी। तो यहाँ पे मिल जाएगा 12 प्लस एक्स बाई एक्स, 12 प्लस एक्स बाई एक्स, तो इस टोटल का 1/7 प्लस 1 इज इक्वल टू 256। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज बन जाएगी 12 प्लस एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 8/7 इज इक्वल टू 256। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर वाला 8/7 हटाना पड़ेगा, तो मैं टेकिंग पावर, ठीक है मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं, टेकिंग 7/8 पावर ऑन बोथ साइड्स, जो भी यहां पे पावर दे रखा है उसके रेसिप्रोकल करना है हमको, जो पावर दे रखा है, क्योंकि ये कट जाना चाहिए, ये हमको नहीं चाहिए। तो 8/7 का पावर हम 7/8 करेंगे तो पावर के पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 7 8 8 कट जाएगा। तो देखते हैं एक बार। सो 12 प्लस एक्स बाय एक्स, उसका पावर 8/7 और 7/8 पावर के पावर का मल्टीप्लीकेशन, और 256 का भी पावर 7/8 बन जाएगा। तो जैसे ये बनेगा 8 8 7 7 कट जाएगा, ये बचेगा 12 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 256 का, यहाँ पे देख सकते हो आप 256। ठीक है, यहाँ पे 256 का, ये 256 का 8th रूट, 256 का 8th रूट, ये क्या बनेगा 2 और 2 का पावर 7, और 2 का पावर 7 बनेगा बाद में फिर कितना 128। तो ये 128 बना 12 प्लस एक्स, ठीक है, और डिवाइड का एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई भी होगा। अब यहाँ पे सीधे से बन रहा है 127x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 12/127, x की वैल्यू आ गई 12/127। तो यहाँ पे डिजिट का सम 3 आ रहा है, नीचे में डिजिट का सम 10 आ रहा है, तो इन नंबर को 3 से डिवाइड तो नहीं जाने वाला, ऊपर में 3 है नीचे में 10 है डिजिट का सम, तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये कटेगा नहीं। तो इन दोनों का जीसीडी 1 है, तो इन दोनों नंबर का जीसीडी 1 है, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है, तो इस नंबर को मैं बोल सकता हूँ a और इस नीचे वाले नंबर को मैं बोल सकता हूँ b। ठीक है, तो मैं इस वाले नंबर को लिख देता हूँ a
और इस वाले को नंबर को लिख देता हूँ बी, ठीक है। तो हमको पूछा क्या गया है बच्चों, हमको यहाँ पे पूछा गया है कि a प्लस बी माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी, तो b माइनस ए इज इक्वल टू बी माने 127 माइनस 12, तो ये बन जाएगा बच्चों 115, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कुछ नई बात नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ पावर हटाना यही बड़ी बात थी थोड़ी सी, कि 8/7 था तो 7/8, तो एनएमटीसी की एग्जाम देने वाला बच्चा जरूर इसके बारे में उसको पहले से पता होगा, बस यहाँ पे लगाना था और इस पावर को हटा के फिर अंदर में ब्रैकेट के अंदर में जो एक्स बैठा है उसकी वैल्यू निकालनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो आपको ये कुछ सर्ड्स दिए हैं और सर्ड्स की वैल्यू पूछ रखी है। तो यहाँ पे हम इस चीज को यहाँ पे हम इस चीज को सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं एक बार। तो हमको इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू पूछ रखी है, दोनों के डिफरेंस की वैल्यू पूछ रखी है। पहले तो हम इसके फर्स्ट ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं इस चीज को एकदम बारीकी से डिटेल में अगर बताना चाहूंगा तो मैं इस चीज को इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगे कि हमको यहाँ पे बाय 2 दिख रहा है, बाय 2। सो पावर में अगर बाय 2 है मतलब इस टर्म का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। 1/2 रेडिकल दिख रहा है, पावर में डिवाइड में दिख रहा है, पावर में जो भी है वो फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन की डिवाइड में जो नंबर है वो रूट निकालना पड़ता है। तो 2 है तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, पावर में अगर डिनोमिनेटर में 3 है तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, इस तरीके से। तो हमको इस चीज का, इस सर्ड का स्क्वायर रूट निकालना है क्योंकि बाय 2 दे रखा है। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, अब अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हमको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो जिस चीज का स्क्वायर रूट निकालना है उसके अंदर वाली टर्म, ठीक है, उसके ये अंदर वाली टर्म ये किसी ब्रैकेट का स्क्वायर होना पड़ेगा, क्योंकि हम अप्रोच यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि ये जो अंदर वाला सर्ड है ये किसी और सर्ड का अगर स्क्वायर बन जाएगा तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा और आउटसाइड में ये ब्रैकेट चला आएगा। सीधा सा अप्रोच है कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 माने स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा और बाहर में 4 आएगा। क्लियर है, ये सीधा अप्रोच हम यहाँ पे लगाने वाले हैं स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालने के लिए। बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखें कि आप यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 16 दे रखा है, इसको आप -4 स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होके बाहर में -4 आएगा, ये गलत होगा बच्चों, ये रॉन्ग होगा। किसी भी स्क्वायर रूट, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट निगेटिव नहीं आ सकता बच्चों। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि अंदर में मान लो ब्रैकेट भी बना हुआ है तो ये ब्रैकेट का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर आते टाइम इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसलिए हम ये वाली प्रॉपर्टी भी देखते हैं बच्चों कि मॉड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ये एक्स नहीं होता है बच्चों, ये मॉड एक्स होता है। तो बाहर आते टाइम इसका स्क्वायर रूट निकाल के, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी चाहिए, इसलिए हम इस चीज को मॉड लगा देते हैं। तो हमेशा हम भी यही करेंगे कि अंदर वाली चीज जो भी है वो पॉजिटिव होगी तो मॉड हटा देंगे, अगर अंदर वाली चीज निगेटिव होगी तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर लाएंगे ताकि वो हमेशा पॉजिटिव बने, क्योंकि अंदर में निगेटिव नंबर होगा तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाली चीज का ध्यान रखना है कि स्क्वायर स्क्वायर रूट तो कट जाएगा लेकिन बाहर आते टाइम वैल्यू ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हो गई साइन की बात, पहला तो ये कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालना है, कि इसको ब्रैकेट का स्क्वायर कैसे बनाना है। अब ये जो है इसको मैं अलग से लिख लेता हूं, 52 + 6√43, इसको किसी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि इसके लिए मैं इस चीज को लिखूंगा कि भाई ये किसी और सर्ड का स्क्वायर होगा, ये एक सर्ड है, ये किसी और सर्ड का स्क्वायर होगा क्या, मतलब किसी और बाइनोमियल का स्क्वायर होगा क्या। तो यहाँ पे मैंने इस पूरी चीज को लिख लिया किसी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, दैट इज a + b स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्म में। अब जैसे ही मैंने परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया तो यहाँ पे ये जो है वो इसके बराबर है, यानी कि इसका एक्सपांशन भी इसके बराबर होगा, इस चीज का, इस ब्रैकेट का एक्सपांशन भी इसके बराबर होगा। तो a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूं अब ये a² और +b², ये a² + b², ये जो भी टर्म है वो पॉजिटिव तो आएगी ही आएगी, प्लस उसी के साथ क्योंकि स्क्वायर है तो ये नॉन निगेटिव क्वांटिटी है, दोनों भी क्वांटिटी नॉन निगेटिव है क्योंकि a और b रियल नंबर है मेरे। इसका जो भी ब्रैकेट का स्क्वायर बनेगा उसमें जो भी ये रियल नंबर है तो यहाँ पे अंदर में आने वाले a b भी, यहाँ पे a और b दोनों भी यहाँ पे रियल नंबर्स मिलेंगे हमको। तो ये अगर a और b रियल नंबर्स है तो ये स्क्वायर में आ रहे हैं तो दैट मींस ये तो पॉजिटिव ही होंगे। इसके साथ मैं एक और चीज बता सकता हूं कि a और b मान लो क्वाड्रेटिक सर्ड है, a और b यहाँ पे हमको ये क्वाड्रेटिक की टर्म दिख रही है तो ये क्वाड्रेटिक की टर्म दिख रही है, तो a और b क्वाड्रेटिक सर्ड भी अगर आ गए तो क्वाड्रेटिक्स का सर्ड का अगर स्क्वायर करेंगे तो a² + b² की जो भी वैल्यू आएगी वो रेडिकल फ्री होगी।
वो वैल्यू क्या होगी, रेडिकल फ्री होगी, माने कि क्वाड्रेटिक सर्ड वहां पे नहीं प्रेजेंट होगा, क्वाड्रेटिक सर्ड इज नॉट प्रेजेंट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू में क्वाड्रेटिक सर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो क्वाड्रेटिक सर्ड है वो स्क्वायर के साथ हट जाएगा। ये होती है बात। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर रेडिकल फ्री होगा तो मैं सीधे से देख पा रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों में स्क्वायर है तो रेडिकल हट जाएगा, स्क्वायर रूट वाली क्वाड्रेटिक सर्ड हट जाएगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल में आ जाएगी बच्चों, 52 के इक्वल में आ जाएगी, क्योंकि इसमें रेडिकल नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू डेफिनेटली कितनी होगी, 52 होगी। तो यहां से मैंने कंक्लूजन निकाल लिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा बच्चों, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो भी होगा वो 52 के इक्वल होगा। तो ऑटोमेटिकली 2ab को किसके इक्वल में जाना पड़ेगा, 2ab को 6 रूट 43 के इक्वल में जाना पड़ेगा। तो 2ab इज इक्वल टू 6 रूट 43, 2 1 जा 2 3 जा, ab इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 43, 3 अंडर रूट 43। तो यहाँ पे मुझे कुछ दो नंबर्स इस तरीके से चाहिए, दो नंबर कुछ इस तरीके से चाहिए कि उन दो नंबर का प्रोडक्ट 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 43 चाहिए और उन दो नंबर के स्क्वायर का सम 52 चाहिए। तो इसके लिए मैं इसी दो नंबर के फैक्टर निकाल लेता हूं। इसी नंबर के फैक्टर क्यों निकालने, क्योंकि जो भी नंबर्स आएंगे उसका मल्टीप्लिकेशन तो 3 रूट 43 होना चाहिए, तो इसी के फैक्टर निकाल लेते हैं, क्योंकि फैक्टर जब निकालेंगे तो उस फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा यही तो आएगा। तो इसी चीज के फैक्टर इस तरीके से निकालो, इस नंबर के फैक्टर इस तरीके से निकाले जाए कि उन फैक्टर्स के स्क्वायर का सम, उन फैक्टर्स के स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए, 52 आना चाहिए बच्चों। तो एक फैक्टर ले लिया 3, दूसरा फैक्टर ले लिया रूट 43। तो क्लियरली देख पा रहे हो 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 9, रूट 43 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 43 और इनके एडिशन करेंगे तो मिल जाएगा 52। तो एक नंबर को हम a मान लेते हैं, तो एक नंबर को हम b मान लेते हैं। तो हमको क्या मिला, a प्लस b कितना मिला, हमको a मिला 3, b मिला रूट 43। तो यहाँ पे मैं सीधे से लिख सकता हूँ कि अंडर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 43 ब्रैकेट स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा और बाहर आते टाइम मॉड लगेगा बच्चों 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 43। ये दोनों भी क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इसकी एडिशन भी पॉजिटिव आएगी, तो मॉड हट जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 43। ये आएगी इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू बच्चों, ये आएगी इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू 3 प्लस रूट 43। अब देखिए आगे क्या होता है। अब ये तो हो गया फर्स्ट टर्म का सॉल्यूशन, ये तो हो गया फर्स्ट ब्रैकेट का। अब सेकंड ब्रैकेट को अगर गौर से देखा जाए, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, बीच में कौन आ रहा है, सिर्फ माइनस साइन आ रहा है। तो बीच में अगर सिर्फ माइनस साइन आ रहा है दैट मींस 6 रूट 43 का साइन निगेटिव आ रहा है, तो 6 रूट 43 का साइन अगर निगेटिव आ रहा है तो दैट मींस 2ab की सम, सिर्फ 2ab की टर्म निगेटिव हो रही है। अगर 2ab की टर्म निगेटिव हो रही है यहाँ पे, अगर 2ab की टर्म निगेटिव हो रही है तो यहाँ पे जो भी बनेगा वो a माइनस b का ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2ab मैंने पॉजिटिव ले लिया, लेकिन अगर निगेटिव आ गया तो 2ab की टर्म निगेटिव हो जाएगी। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है तो वो जो भी बनेगा वो a माइनस b होल स्क्वायर बनेगा। तो a माइनस b होल स्क्वायर बनेगा तो हमको a b तो यही आएंगे, क्योंकि नंबर्स नहीं बदले, कोएफिशिएंट तो एज इट इज है, सिर्फ साइन चेंज हुआ है बच्चों, सिर्फ साइन चेंज हुआ है। तो दैट मींस a और b तो कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ उनके बीच का साइन बदलेगा। तो देखिए एक बार यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं अब यहाँ पे कि 52 माइनस 6 रूट 43 इस तरीके से अगर लिखा जाए तो कोएफिशिएंट तो एज इट इज है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस रूट 43 a माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि 2ab की टर्म निगेटिव आ गई तो a माइनस b होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट अगर कट गया तो बाहर में मॉड लगेगा, मॉड, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देख लिए जाए तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है ये पॉजिटिव टर्म है और सेकंड वाली निगेटिव है, और जो निगेटिव टर्म है वो बड़ी है। दैट मींस ये अंदर वाली जो क्वांटिटी आ रही है, अंदर वाली जो पूरी क्वांटिटी आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 43 अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग, ये 3 माइनस 6 पॉइंट समथिंग, दैट मींस ये जो भी आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है बच्चों, ये जो भी आ रहा है वो क्वांटिटी कैसे आ रही है, निगेटिव। अगर ये अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करके बाहर लाना पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कोई भी रियल नंबर सर्ड कोई कुछ भी हो उसके स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, तो इसको पॉजिटिव करके बाहर लाना है, यानी कि बड़े नंबर में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बड़े वाला रूट 43 माइनस 3, दिस इज आवर स्क्वायर रूट, दिस इज आवर स्क्वायर रूट। तो ये हो गई वैल्यू इस चीज की, इसकी वैल्यू ये वाला और इसकी वैल्यू ये वाली चीज। तो हमको इन दोनों का क्या पूछ रखा है, इन दोनों का क्या पूछ रखा है, इन दोनों के मैंने स्क्वायर रूट निकाल लिए। तो मैं यहाँ पे अब क्वेश्चन को लिख लेता हूं एक बार ताकि आपको पूरा क्लियरली विजुअलाइज हो जाए। क्वेश्चन दे रखा था 52 प्लस 6 रूट 43 का पावर 3/2 माइनस
52 माइनस 6 रूट 43 का पावर 3/2 इसके इक्वल में आ जाएगा कि 52 प्लस 6 रूट 43 टू द पावर 3। मैंने इस पावर 1/2 को, ठीक है, डिवाइड में से जो 2 है उसको मैंने स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दिया, माइनस सिमिलरली यहाँ पे भी जो डिवाइड में 2 है उसको मैंने स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दिया, तो 52 माइनस 6 रूट 43 इस टोटल का पावर 3। अब आगे चले जाएंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, तो इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो यहाँ पे निकाल के रखी है हमने 3 प्लस रूट 43 टोटल ब्रैकेट क्यूब, माइनस इसकी वैल्यू भी निकाल रखी है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 43 माइनस 3 ब्रैकेट क्यूब, ठीक है। तो ये वाली चीज का जो भी फाइनल आंसर आएगा वही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो फर्स्ट स्टेज थी कि स्क्वायर रूट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, सर्ड के स्क्वायर रूट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इस बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके आगे बताऊंगा, क्योंकि स्क्वायर रूट तो निकाल दिया, अब बचा है क्यूब। अब ये क्यूब का डिफरेंस लेंगे तभी तो हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि पावर में न्यूमरेटर में 3 दे रखा है। चलिए तो क्यूब कर लेते हैं एक बार। तो क्यूब करने पे हमको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इस चीज को एज्यूम कर लूंगा ए, इस चीज को एज्यूम कर लूंगा बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 43 माइनस 43 प्लस 3, तो ये हो गया ए माइनस बी। माइनस बी करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करते मत बैठो क्योंकि इनका स्क्वायर ऑलरेडी हमको पता है। इस चीज का स्क्वायर करेंगे तो अंदर वाली टर्म आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 52 प्लस 6 रूट 43 ए क्यूब प्लस ए बी, ए क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 3a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसमें a कौन होगा बच्चों, जिसका साइन सेम है वो a हो जाएगा, जिसका साइन डिफरेंट है वो b हो जाएगा। तो यहाँ पे 43 पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 43 पॉजिटिव है, तो a 43 होगा, रूट 43 होगा, तो रूट 43 का स्क्वायर 43 प्लस 9, 43 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी 43 माइनस 9, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 43 माइनस 9 हो जाएगा बच्चों 34 और प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर करेंगे तो नीचे वाली टर्म आ जाएगी 52 माइनस 6 रूट 43, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 3 इंटू 3 6 इंटू यहाँ पे बनने वाला है कितना बच्चों 452 104 और 34 108, 52 कितना बनेगा 104 प्लस 34, ठीक है। तो ये 108 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 जा 48 रिमेनिंग 4 6 8 जा 48 रिमेनिंग 4, बीच में 4 6 1 जा 6, सो ये क्या बन रहा है बच्चों यहाँ पे 6 134, अरे यहाँ पे गड़बड़ हो गई लिखते टाइम, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा 52 104 प्लस 4 10, ठीक है, 52 104 और 104 में 34 ऐड करेंगे तो 138, और 138 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे 6 8 जा 48 रिमेनिंग 4 9 4 13, सॉरी 6 3 जा 18 प्लस 4 22 तो 2 सो 8, ठीक है, 6 8 जा 48 रिमेनिंग 4 6 3 जा 18 प्लस 4 22 रिमेनिंग 2 6 1 जा 6 प्लस 2 8 28, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 828, ठीक है, आंसर आ जाएगा 828। चलिए बच्चों ये भी समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ नई बात क्या थी, मैंने हालांकि बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके आपको ये मेथड भी बता दिया। हालांकि मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली, हम एग्जाम में तो प्रैक्टिस होने के बाद एग्जाम में तो बच्चा डायरेक्टली निकाल लेता है इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, तो फिर भी मैंने जिस बच्चों को पता नहीं है कि स्क्वायर रूट सर्ड का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है उसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया पूरा, और उसके बाद में जो भी स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालने का एक्सप्लेनेशन दिया उसके बाद में मैंने वैल्यू पुट कर दी और फिर डिटेल में उसको इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करके क्यूब करके, क्योंकि स्क्वायर रूट तो एक स्टेज थी, अगली स्टेज थी क्यूब करना, तो क्यूब करके भी मैंने इसका आंसर फाइनली निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे इन द एडजॉइनिंग फिगर DCE, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रखा है DCE, सो DCE एंगल कितना दे रखा है, DCE यहाँ पे ये दे रखा है बच्चों 10 डिग्री, ये दे रखा है 10 डिग्री। CED कितना दे रखा है, CED ये दे रखा है बच्चों 98 डिग्री, ठीक है, ओके। BDF ये BDF कितना दे रखा है बच्चों, BDF दे रखा है 28 डिग्री। हमको पूछा गया है, यहाँ पे दे रखा है X, तो हमको ये X वाला एंगल पूछा गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक आसान एकदम टेक्निक बताऊंगा जो कि हमारे
महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में एक रिजल्ट है, एक प्रॉपर्टी है, एक प्रूव दैट का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन का यूज करके हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है ये पहले देखेंगे, बाद में उसको यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों, मान लो अगर यहाँ पे एक सर्कल है और इन सर्कल के दो कॉर्ड्स है। फर्स्ट कॉर्ड है ए बी एक कॉर्ड है और दूसरा कॉर्ड है सी डी। अगर सर्कल के दो कॉर्ड सर्कल के बाहर एक्सटर्नली जाके अगर किसी पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच वाला जो भी एंगल होगा, ये दोनों के बीच में इंटरसेक्ट होने वाला, इंटरसेक्ट की जगह पे जो भी एंगल बनेगा, ए बी और सी डी पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट पी पे जो भी एंगल बनेगा, इस एंगल ने जितने आर्क सबटेंड किए हैं, इस एंगल के सामने, इस एंगल के अंदर जितने भी आर्क आएंगे, उस आर्क के मेजरमेंट का डिफरेंस का हाफ लेना पड़ेगा। इस एंगल ने सबटेंड किए हुए आर्क्स या फिर इस एंगल ने इंटरसेप्ट किए हुए आर्क्स, आप ये भी बोल सकते हो एंगल ने इंटरसेप्ट किए हुए आर्क या फिर एंगल ने सबटेंड किए हुए आर्क, जो भी है जितने भी है उन दो ही आर्क मिलेंगे। सर्कल के बाहर जाके अगर इंटरसेक्ट कर रहे, दो कॉर्ड सर्कल के बाहर जाके इंटरसेक्ट कर रहे तो इन सर्कल के सामने और इस एंगल के अंदर पी एंगल के अंदर में आने वाले आर्क्स और इस एंगल के अंदर में आने वाले आर्क्स और इस एंगल के सामने वाले आर्क्स, ऐसे दो ही आर्क्स आपको मिलेंगे। एक तो मिलेगा यहाँ पे ये कौन सा, ये वाला BD मिलेगा, एक तो आर्क BD मिलेगा और दूसरा मिलेगा यहाँ पे AC बच्चों। ये AC वाला एक आर्क मिलेगा जो कि एंगल P के सामने है, एंगल P ने इंटरसेप्ट किया हुआ आर्क है और एंगल P ने इंटरसेप्ट किया हुआ दूसरा आर्क है BD। तो ये जो भी आर्क्स है तो ये एंगल इन दो आर्क के मेजरमेंट से निकाला जाएगा। ये जो एंगल P है, इन दो आर्क के मेजरमेंट अगर पता होंगे तो ये P निकाल सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट हमारे 10th क्लास के स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में एक प्रूव दैट का क्वेश्चन दे रखा है, उसी के ऊपर हम इसका आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। वो क्या है, एंगल APC इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क, इन दोनों में से बड़ा वाला आर्क तो ये है तो इसकी मेजरमेंट ज्यादा आ जाएगी, तो बड़े वाला आर्क AC माइनस छोटे वाला आर्क, बड़े वाला आर्क AC माइनस छोटे वाला आर्क BD। हम इस कॉन्सेप्ट का यहां पे यूज करके इस प्रूव दैट, हमने ये प्रूव दैट कर रखा है, इस थ्योरम को कोई नाम नहीं दिया गया है, बट ये प्रूव दैट करके ये क्वेश्चन हमारे स्टेट बोर्ड के, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के मैथ्स ज्योमेट्री के बुक्स में आप ये थ्योरम देख सकते हैं सर्कल चैप्टर में। तो इसी का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकता हूँ, जो कि बहुत जल्दी आंसर आपको प्रोवाइड करेगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही जल्दी आंसर मिलेगा अगर आप इस तरीके से चले जाएंगे। तो देखिए कैसे मिलेंगे, ये 98 है, 10 है, तो यहाँ पे ये बन रहा है ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है क्लियरली। तो इस ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180, सो ये 98 ये 10 है तो ये हो जाएगा 108, सॉरी 98, हाँ ये हो जाएगा 108, तो ये 108 हो गया। मान लो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैंने यूज की, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये भी जो है वो सीधी स्ट्रेट लाइन है, ये जो ADE है वो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे इसी लाइन को आगे बढ़ाया गया है, तो ये 108, तो ये 108 है। तो क्वाड्रिलैटरल ABCD जो है वो साइक्लिक है, क्वाड्रिलैटरल ABCD जो है वो किस तरीके का एंगल है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो ये 108, तो ये अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होती है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा बच्चों। जैसे ये 72 आ गया तो हमको इंस्क्राइब्ड एंगल मिला ABC, और इंस्क्राइब्ड एंगल ABC जैसे मिला तो इस ABC एंगल के सामने वाला आर्क कौन सा होगा, AD, और यहां से ये पूरा, तो ये पूरा आर्क मैं बाहर से कर देता हूं एक बार, ये पूरा आर्क मुझे मिल जाएगा, ठीक है, ये पूरा आर्क, ये इंस्क्राइब्ड एंगल 72 मिल गया, तो ये पूरा आर्क A से लेके C तक, ये पूरा आर्क मिल जाएगा 72 के डबल, दैट इज 144 डिग्री, तो ये मिल जाएगा AC मिल जाएगा हमको 144 डिग्री। अब बचा कौन, अब बचा BF, तो BF के सामने देखिए एक बार, BF के सामने जो भी इंस्क्राइब्ड एंगल है वो पहले से दे रखा है, दैट इज 28। अगर इंस्क्राइब्ड एंगल 28 है तो इसके सामने वाला आर्क जो भी है वो 28 के डबल होगा। बच्चों ये इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है, ये सीधी सी बात है, ये तो डायरेक्टली आना चाहिए आपको 56 डिग्री, ठीक है। आर्क का हाफ लोगे तो उसके सामने वाले इंस्क्राइब्ड एंगल की मेजरमेंट आ जाएगी, और इंस्क्राइब्ड एंगल का डबल करोगे तो उसके जस्ट सामने इंटरसेप्ट हुआ जो भी आर्क होगा उसका मेजरमेंट आ जाएगा। इंस्क्राइब्ड का डबल आर्क, आर्क का हाफ इंस्क्राइब्ड,
ये टेक्निक है। तो ये 28 है, तो ये आर्क आ गया बच्चों, ये इतना आर्क आ गया बच्चों 56 डिग्री। तो इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे, हमको ये जी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जी एंगल माने एक्स दे रखा है, तो एक्स, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स। तो x इक्वल टू 1/2। तो ये आगे वाला आर्क, x के आगे सामने आने वाले आर्क कौन से, ये x है यहाँ पे, तो उसके सामने आने वाले आर्क, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे x दे रखा है, तो इसके सामने आने वाले आर्क, एक तो ये BF और एक तो ये E। तो मेजर ऑफ आर्क, ठीक है, तो मेजर ऑफ आर्क सामने वाला AC माइनस मेजर ऑफ आर्क यहाँ पे है BF, नाम लिख लेता हूं पहले, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर। तो ये आ गया, तो इसमें हम पुट कर देंगे AC का मेजरमेंट कितना है 144 माइनस BF का मेजरमेंट कितना आ गया 28 का डबल 56 आ गया बच्चों। तो ये 56, तो 144 माइनस 56 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 14 माइनस 6 8, तो ये 6 हो गया, 14 माइनस 6 8 आ गया, इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 44। तो एक्स की मेजरमेंट आ जाएंगे बच्चों 44 डिग्री, ठीक है, 44 डिग्री, ये आ जाएगा ऑप्शन सी, ये आ जाएगा ऑप्शन सी। होप सो ये बहुत आसानी से आंसर निकाल के दे देता है इस मेथड से अगर आप करेंगे, और आप हमारे बुक में से भी है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस चीज को किसी और मतलब अदर कंसेप्ट से भी बिल्कुल इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल कम स्टेप्स में हम इस रिजल्ट को यूज करके बहुत जल्दी आंसर निकाल पा रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है ABC इज राइट ट्रायंगल इन विच एंगल बी 90, ठीक है। तो यहाँ पे तो एंगल फिगर निकालनी पड़ेगी, फिर बाद में बोला गया इन रेडियस, ट्रायंगल का इन रेडियस स्मॉल r, सर्कम रेडियस के बारे में बोला गया कैपिटल R, और उन दोनों का रेशियो यहाँ पे हमको दिया गया है। चलिए तो एक बार देख लेते हैं, इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो इसका फिगर जैसे हम ड्रॉ करेंगे तो इसका फिगर कुछ यूं इस तरीके से आ जाएगा। यस, तो इसका कलर एक बार चेंज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट वन, फिर सर्कल, इन सर्कल भी तो निकालना है, इन सर्कल को निकाला जाए फिर। ओके, ये इन सर्कल को निकाल दिया। अब सरकम सर्कल को निकाला जाए फिर से एक बार। तो सरकम सर्कल को कैसे निकाला जाए, इसको मैं यूज कर लेता हूँ। अरे ये इसका कलर बदल गया, चलो कोई बात नहीं। चलिए इसका भी कलर चेंज कर देते हैं एक बार, आसान वाला कलर। यस, चलिए ये इन सर्कल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल का, और एक सरकम सर्कल बन गया। अब इस चीज को हम नाम दे देते हैं, जैसे क्वेश्चन में गिवन दे रखा है A, B के ऊपर 90, तो यहाँ पे B और यहाँ पे C। तो ट्रायंगल ABC B के ऊपर 90 दे रखा है, और उसके इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पे तो एक स्टोरी होती है या फिर एक फिक्स ये चीज होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो क्या होती है देखते हैं एक बार। जैसे ही हम राइट एंगल ट्रायंगल में उतरेंगे तो AC जो है, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं AC जो भी है वो AC ने इंटरसेप्ट, ठीक है, AC ने इंस्क्राइब्ड किया हुआ एंगल, इस लाइन सेगमेंट AC ने इंस्क्राइब्ड किया हुआ एंगल अगर 90 डिग्री है बच्चों, तो इसके सामने वाली जो भी लाइन सेगमेंट है वो डायमीटर बन जाएगी। क्लियरली
इस सर्कम सर्कल की डायमीटर बन जाएगी, क्योंकि इस AC ने जो भी एंगल फॉर्म किया है वो है 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री के सामने वाला जो भी सेगमेंट होगी वो इस पूरे बड़े सर्कल सर्कम सर्कल की डायमीटर बन जाएगी। और ये अगर डायमीटर बन जाएगी तो रेडियस जो है, मतलब ये सर्कम सर्कल की जो डायमीटर है वो राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस बन जाएगी। और जैसे ही ये हाइपोटेनियस होगी तो हाइपोटेनियस का हाफ करने पे जो लेंथ आएगी वो इस सर्कल की, इस सर्कम सर्कल की रेडियस होगी। सर्कम सर्कल की रेडियस यानी सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस ये हो जाएगी इस हाइपोटेनियस के हाफ के बराबर, क्योंकि हाइपोटेनियस अगर डायमीटर है तो सर्कम रेडियस हाफ है। तो यहाँ पे ऑलवेज मैं लिख सकता हूं सर्कम रेडियस, जिसको हम यहाँ पे नाम देंगे कैपिटल R, दे रखा है क्वेश्चन में कैपिटल R, जो कि किसके बराबर होगा, हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी हाइपोटेनियस है उसकी लेंथ सर्कम रेडियस, सॉरी हाइपोटेनियस जो है वो सर्कम रेडियस नहीं, वो डायमीटर के बराबर होगा। डायमीटर ऑफ सर्कम रेडियस, इस तरीके से डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल। अब मैं यहां पे लिख सकता हूं सर्कम रेडियस जो कैपिटल R दे रखा है हमको, डायमीटर के इक्वल में हाइपोटेनियस। अब डायमीटर का हाफ लेंगे तो सर्कम रेडियस आ जाएगा, तो हाइपोटेनियस का भी दोनों साइड को हाफ करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस का हाफ। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है डायमीटर हाइपोटेनियस के इक्वल है। ये पूरा डायमीटर, सर्कल का डायमीटर हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का हाफ सर्कम सर्कल का रेडियस बन जाएगा, और सर्कम सर्कल का रेडियस यानी कि सर्कम रेडियस हाइपोटेनियस के हाफ के बराबर आ जाएगा। ओके, ये वाली बात हो गई फिर से एक बार। तो ये बार बार होने वाली चीज है राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये वाला हो गया कैपिटल R। अब इन रेडियस तो अंदर वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा। तो अंदर वाले की स्टोरी क्या है सर? अब सो अंदर वाली की स्टोरी होती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जब जब आप इन सर्कल निकालोगे तब तब अंदर में आपको एक स्क्वायर मिलेगा। अंदर में क्या मिलेगा? एक स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल। आप यहाँ पे इन सर्कल की रेडियस ड्रॉ करोगे, इन सर्कल की रेडियस और इस ट्रायंगल की साइड जो भी है वो 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करेंगे बाय यूजिंग टेंजेंट थ्योरम, क्योंकि ये ट्रायंगल की साइड सर्कल को टेंजेंट है, तीन तीन पॉइंट पे टेंजेंट है, यहाँ पे भी टेंजेंट है, यहाँ पे भी टेंजेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्लियरली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, 3 पॉइंट में। मैं इस 3 पॉइंट को नाम भी दे देता हूँ। यहाँ पे टच कर रहा है, मान लो ये बी वाला 90, यहाँ पे टच कर रहा है डी में, यहाँ पे टच कर रहा है ई पॉइंट पे, यहाँ पे टच कर रहा है मान लो एफ पॉइंट पे। तो ये भी यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा, और यहाँ पे इन सर्कल यहाँ पे भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा। मतलब दो स्टोरी चल रही है बच्चों, सीधी सी बात है। एक सर्कम सर्कल की, एक इन सर्कल की। सर्कम सर्कल की स्टोरी है कि सर्कम रेडियस हाइपोटेनस के हाफ के बराबर होगा। इन रेडियस इन सर्कल की स्टोरी क्या है कि इन सर्कल के अगर दो रेडियस मैंने ड्रॉ कर दिए तो इस दो रेडियस के साथ एक स्क्वायर फॉर्म होगा अंदर में हर बार। मान लो इसका रेडियस मैंने स्मॉल r एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे देख रहे हो आप ये रेडियस ये टेंजेंट को हमेशा परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि मैंने टचिंग पॉइंट से ही रेडियस ड्रॉ की है, टचिंग पॉइंट से। तो टचिंग पॉइंट पे 90 डिग्री, इधर टचिंग पॉइंट एफ है तो टचिंग पॉइंट पे 90 डिग्री। तो ये 90 90 तीन एंगल 90 के हो गए, तो क्वाड्रिलैटरल में चौथा एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा। और इसी के साथ इस क्वाड्रिलैटरल में चारों एंगल 90 डिग्री और एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो ये स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर। तो ये हो गई इस चीज की स्टोरी, इन सर्कल की। अब इन सर्कल की एक और स्टोरी बच्चों, कि इन सर्कल का जो भी सेंटर है उसे हम आई से अगर रिप्रेजेंट करेंगे, आई से इन सेंटर, तो ये इन सेंटर किस चीज से फॉर्म होता है? इस इन सेंटर फॉर्म होता है, इन सेंटर फॉर्म होता है एंगल के एंगल बाइसेक्टर से। ट्रायंगल के जो भी इंटीरियर एंगल्स है वो इंटर एंगल के जब हम एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, एंगल बाइसेक्टर्स, तो इसी एंगल बाइसेक्टर से हम यहाँ पे, इसी एंगल बाइसेक्टर से हम यहाँ पे इन सेंटर मिल जाता है। यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर निकाला, आगे चला जाएगा। यहाँ पे मैंने आगे निकाला नहीं क्योंकि यहाँ पे आके मीट कर रहा है। यहाँ पे भी मैंने एंगल बाइसेक्टर निकाला रफली, तो यहाँ पे आगे मान लो ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स, सी से निकलने वाला एंगल बाइसेक्टर, ए से निकलने वाला एंगल बाइसेक्टर मान लो आई में इंटरसेक्ट कर दिया, तो आई बन जाएगा इन सेंटर। ये एक स्टोरी होती है। तो ये एंगल्स इक्वल, ये एंगल्स इक्वल, क्योंकि ये पॉइंट आई में यानी कि इन सेंटर पे मीट कर रहे हैं, और इन सेंटर फॉर्म होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। तो ये हो गई
इन सर्कल के दो चीजें के अंदर में स्क्वायर बनता है और इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर से बनता है, और सर्कम सर्कल की एक चीज जो कि सर्कम रेडियस जो है बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो इस हाइपोटेन्यूज के हाफ होगी। ये हो गई दो चीजें। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूरा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, तो यहाँ पे स्क्वायर बनता है तो इसका फायदा ये हो जाएगा कि आर आर तो ये आर तो ये भी आर, ठीक है। तो अब टोटल की लेंथ मान लो कुछ भी होगी तो उसमें से आर हटा देंगे तो डीसी मिल जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ को इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ थ्योरेटिकल पार्ट कि सर्कल के बाहर से अंदर वाले सर्कल को हम एज्यूम कर लेते हैं। अंदर वाले सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पॉइंट सी ये एक्सटीरियर पॉइंट है, ठीक है। ये ग्रीन वाले सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से सी इज द एक्सटीरियर पॉइंट, और एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट सेगमेंट इक्वल होंगे बच्चों। तो जो भी सी की लेंथ है वही डीसी की लेंथ हो जाएगी, जो ए की लेंथ है वही एफ की लेंथ हो जाएगी। ये भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आगे चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। तो हमको दे रखा है कैपिटल आर बाय स्मॉल आर 5/2। तो यहां से मैं लेट कर देता हूं, कैपिटल आर हो जाएगा 5x और स्मॉल आर हो जाएगा 2x। मैंने रेशियो दे रखा है, मैंने इस चीज से उसको एज्यूम कर लिया 5x और 2x। जैसे ही मैं इस चीज को 5x और 2x एज्यूम कर लेता हूं तो आगे जाके मैं इसको किस तरीके से टैकल कर सकता हूं देख लेते हैं। तो मैं स्मॉल आर का तो x के टर्म में ला सकता हूं, स्मॉल आर को मैं लिख सकता हूं 2x। अब कैपिटल आर को मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं देख लेते हैं एक बार। सो कैपिटल आर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेनियस तो कितना मिल जाएगा हमको, ये तो यहाँ पे इस चीज को हम देखेंगे तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर 5x 2x, ओके। तो हाइपोटेनियस सर्कम रेडियस ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। ये जो कैपिटल आर की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 5x इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनियस आ जाएगा बच्चों 10x, राइट। तो हाइपोटेनियस हमको डायरेक्टली मिल गया 10x, ठीक है। हमको डायरेक्टली हाइपोटेनियस मिल गया 10x। तो ये पूरी की पूरी चीज, ठीक है, ये पूरी की पूरी 10x हो जाएगी बच्चों, पूरी की पूरी 10x हो जाएगी इस तरीके से 10x, हाइपोटेनियस पूरा 10x, ओके। अब यहाँ पे अगर हमको अब आगे जाना है, ठीक है, हमको यहाँ पे अगर आगे सॉल्व करना है तो इस तरीके से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये तो था टचिंग पॉइंट का, ठीक है। अब मुझे पता है कि सर्कम रेडियस तो 5x है, तो सर्कम रेडियस को प्लॉट करने के लिए हमको एसी का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। अब एसी का मिड पॉइंट तो ई पे आएगा ऐसा जरूरी तो नहीं है, तो ई का जो भी मिड पॉइंट आएगा वो मिड पॉइंट ई के अलावा हम एज्यूम करेंगे, क्योंकि इन सेंटर का पॉइंट ये अंदर वाली सर्कल का जो भी टचिंग पॉइंट है और इस एसी का मिड पॉइंट है वो जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट पे आ जाए, हालांकि वो कभी आता भी नहीं है। तो हम इसको हम अलग से पॉइंट एज्यूम कर लेंगे कि हमने एज्यूम कर लिया ये अलग पॉइंट, इसको मान लेते हैं हम कुछ पी पॉइंट मान लेते हैं। तो मान लिया कि पी पॉइंट जो है वो एसी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ए पी इक्वल टू पी सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। यहां पे मैं लिख देता हूं। अब देखिए एक बार, यस, अब इस बारे में देखिए। तो जैसे ही मैंने पी पॉइंट को एज्यूम किया, पी पॉइंट को, अब यहां पे ऊपर वाला बन जाएगा 5x, इस चीज के ऊपर वाला बन जाएगा 5x, इस चीज के नीचे वाला भी बन जाएगा 5x, क्योंकि P जो है वो AC का मिड पॉइंट है बच्चों, ठीक है। लेकिन मुझे ये एक्सटर्नल थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए कि एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट निकाले जाते हैं तो इक्वल है, तो मुझे सिर्फ इतनी लेंथ पता होनी चाहिए, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट लगाना है CE इक्वल टू CD। तो CE निकालने के लिए मुझे पहले इस छोटे वाले P को एज्यूम करना पड़ेगा बच्चों, इस वाले P को एज्यूम करना। तो मान लेते हैं ये P जो है वो Y है, ये P की लेंथ जो है वो Y है। जो अगर P की लेंथ Y है बच्चों, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये जो टोटल लेंथ बनेगी यहां से लेके कहां तक, E तक, तो ये टोटल लेंथ बन जाएगी 5x प्लस y, ठीक है। यहां तक 5x थी, इसके आगे वाली थी y, इसके आगे वाली थी y, तो ये बन जाएगा 5x प्लस y यहां तक, और इसके आगे बन जाएगा, इसके E से आगे वाला बन जाएगा, ठीक है। E से आगे वाला क्या बन जाएगा बच्चों, E से आगे वाला बन जाएगा, ये टोटल 5x था तो उसमें से y हटाना पड़ेगा, तो इसके आगे वाला बन जाएगा 5x माइनस y, ठीक है। यानी कि मुझे यहां से क्लियरली दिख रहा है कि CP, ठीक है, हमको CE चाहिए, CE चाहिए तो CP माइनस PE करना पड़ेगा, CP माइनस PE।
तो सीपी तो ऊपर में ही पता है वो कि एसी का हाफ है जो कि कितना है 5x है, 5x, ठीक है। तो एपी 5x, तो 5x माइनस वाई ये आ जाएगा सीई, और ऊपर वाला ऊपर वाला एई पता होना चाहिए। तो एई के लिए क्या करना पड़ेगा, एई के लिए एपी में पी ऐड करना पड़ेगा, एपी में पी को ऐड करना पड़ेगा, जो कि मिल जाएगा 5x प्लस वाई। तो एई मिल गया बच्चों 5x प्लस वाई, सी मिल गया 5x माइनस वाई। तो यहां से इस चीज की लेंथ आ गई, ठीक है, मैं इसके अंदर लिख लेता हूं, ये आ गया 5x प्लस वाई, कहां तक, ई तक बच्चों, ई तक, ये वाला यहां तक 5x प्लस वाई, और यहां से लेके यहां तक ये आ गया 5x माइनस वाई, ठीक है। अब इस चीज को मुझे पता है जो ए है वही तो एफ है, तो ये भी बन जाएगा 5x प्लस वाई। अब ये जो चीज है, ये चीज यहाँ पे ए इक्वल टू ए एफ, तो ए जितना मिल गया वो एफ हो गया। अब यहाँ पे ईसी जितना मिलेगा वही सीडी होगा, तो सीडी हो जाएगा 5x माइनस वाई, 5x माइनस वाई। तो आगे देखते हैं बच्चों एक बार इसको, यस। तो आगे जैसे हम देखेंगे तो हमको यहाँ पे पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे दो वेरिएबल में आंसर निकाल रहे हैं। जो भी लेंथ निकाल रहे हो हम कितने वेरिएबल्स में निकाल रहे हैं बच्चों, दो वेरिएबल्स एक्स और वाई में हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे हम इस चीज का रेशो हमको पूछा गया है कॉट स्क्वायर ए बाई टू, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए बाई टू, तो इसमें रेशो आने वाला है, और रेशो में अगर दो टर्म्स आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखिए आप एक बार कॉट ए बाई टू निकाल ही लेते हैं। सो मैं यहाँ पे ट्रायंगल का नाम लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल, ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रायंगल का नाम लेता हूँ, इन ट्रायंगल। अब मैं कौन सा भी एक ट्रायंगल, क्योंकि ये भी ए बाई टू है, ये भी ए बाई टू है, दिख रहा है, ये भी ए बाई टू है, ये भी ए बाई टू, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर है, तभी तो इन सेंटर पे इंटरसेक्ट करेगा। तो मैं ये नीचे वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, ए एफ आई। आप ऊपर वाला भी ए आई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ए एफ आई सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ए एफ आई ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री, ये वाला साइड वाला 90 है, तो यहाँ पे भी टचिंग पॉइंट पे 90 डिग्री बनेगा। तो ए एफ आई में हम लिख सकते हैं कॉट ए बाई टू, कॉट ए बाई टू। जैसे ही कॉट ए बाई टू हम लिखेंगे उसके बाद में स्क्वायर कर देंगे, लेकिन जैसे ही कॉट ए बाई टू लिखेंगे तो ए बाई टू की एडजेसेंट साइड 5x प्लस वाई अपॉन आर। आर माने कितना, आर यानी कितना होगा, ये यहाँ पे देखो आर माने कितना था 2x, तो आर की लेंथ 2x। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि ऊपर में आ रहा है x और y के टर्म्स में आंसर, नीचे में आ रहा है x के टर्म में आंसर। तो यहां से रेशियो तो वेरिएबल के टर्म्स x और y में आ रहा है, तो हमको कांस्टेंट में अगर आंसर निकालना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो हमको यहाँ पे जरूर ये गेस होना चाहिए कि यहाँ पे कांस्टेंट आंसर आने के लिए कि जरूर यहाँ पे कोई और भी इक्वेशन बन रहा होगा जो कि x और y में हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। एक यहाँ पे हमको x और y में रिलेशन मिल रहा होगा जो कि हमको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। वो रिलेशन अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हम x को y के टर्म्स में या फिर y को x के टर्म्स में लेके आएंगे, फिर ये रेशियो हमको कांस्टेंट में मिल सकता है। तो देयर इज समथिंग एंड अनदर इक्वेशन वी कैन फॉर्म हियर। सो क्या इक्वेशन मिला सकते हैं, सो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में हम पाइथागोरस भी तो लगा सकते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी हम पाइथागोरस भी तो लगा सकते हैं। सो कैसे लगा सकते हैं पाइथागोरस, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC माने टोटल तो 10x था, तो ये बन जाएगा 100x स्क्वायर, ये बन जाएगा 100x स्क्वायर। AB कितना बनेगा बच्चों, AF तक था 5x प्लस वाई, AF तक था 5x प्लस वाई, उसके आगे R है, R माने 2x बच्चों, R माने 2x, तो 7x प्लस वाई उस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस BC माने DC प्लस BD, DC कितना था बच्चों 5x माइनस वाई, और R को x के टर्म में क्या लिख सकते हैं 2x, तो प्लस 2x लिखेंगे तो ये हो जाएगा 49x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 98xy। उसी के अकॉर्डिंग इधर आ जाएगा 49x स्क्वायर माइनस 98xy प्लस y स्क्वायर। तो ये इसके साथ कट गया, 49 कितना बन जाएगा बच्चों, 49 कितना बन जाएगा 98x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, तो x इक्वल टू y आ रहा है बच्चों, यानी कि x और y का रिलेशन हमें मिल गया कि x और y सेम ही आ रहे हैं। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा y की जगह पे अगर x रख देंगे तो 6x बाई 2x यानी कि आ जाएगा 3, कॉट a बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी 3। तो कॉट a बाई 2 की वैल्यू 3 आ गई, तो कॉट स्क्वायर a बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी 9 बच्चों, कॉट a स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी, कॉट स्क्वायर a बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी 9। अब आगे पूछा है c बाई 2, c बाई 2 जैसे ही पूछा है मैं इस नीचे वाले ट्रायंगल में चला जाऊंगा। इस नीचे वाले ट्रायंगल में बच्चों इसका c बाई 2, इस c बाई 2 का क्या बनेगा, तो कॉट c बाई 2 बनेगा, कॉट c बाई 2 एडजेसेंट साइड 5x माइनस वाई बाई 2x, r माने
2x, r माने 2x, अपोजिट साइड r है। तो यहाँ पे भी हम सीधे सीधे देख ले तो y की वैल्यू अगर x रख दी जाए तो यहाँ पे आएगा 4x/2x यानी 2, और उसका अगर स्क्वायर करेंगे cot स्क्वायर c/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 4। तो यहाँ पे आ रहा है 9, यहाँ पे आ रहा है 4, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी बच्चों 9 + 4 विच इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो ऑप्शन सी बन रहा है बच्चों, 9 + 4 इज इक्वल टू 13। ऑप्शन कितना बन रहा है बच्चों, सी बन रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत यही क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था कि एक दो क्वेश्चन थोड़े से लेंदी या फिर आप उसको डिफिकल्ट बोल सकते हो, वो क्वेश्चन यही थे बच्चों कि 6 क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा डिफिकल्ट था या फिर लेंदी था, ऐसा बोल सकते हो, बाकी तो क्वेश्चन इजी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अल्फा बीटा गामा बीटा, ये जो है ये इस दो इक्वेशन के साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये दो भी है वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो हमको इस इक्वेशन के रूट इस फॉर्म में आनी चाहिए कि ये जो भी रूट्स आएंगे इनके y कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए बच्चों, इनके y कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, सेम ही आनी चाहिए। उन्होंने दे रखा है ये इंडिकेशन, दोनों में बीटा बीटा दे रखा है y कोऑर्डिनेट, यानी कि दो रूट्स इन साइमल्टेनियस इक्वेशन के हमको दो सॉल्यूशंस मिलेंगे। वो दो सॉल्यूशंस इस तरीके से होंगे कि उनके y कोऑर्डिनेट सेम होंगे और x कोऑर्डिनेट डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। अब बच्चा क्या करेगा, ठीक है, यहाँ पे गलती होने की थोड़े से चांसेस है, तो बच्चा यहाँ पे क्या कर सकता है बच्चों कि बच्चा यहाँ पे सीधे से बोल सकता है कि मैं सीधा मॉड निकाल दूंगा सर, मैं केसेस बना लूंगा कि मॉड x -1 और y -5 पॉजिटिव कब था या निगेटिव कब था। तो x -1 पॉजिटिव, y -1 पॉजिटिव, ये वो फर्स्ट केस बना लेगा। सेकेंड केस बना लेगा माइनस प्लस, थर्ड केस बना लेगा x -1 पॉजिटिव है तो y -1 निगेटिव है, और फोर्थ केस बना लेगा ये दोनों के दोनों निगेटिव है। लेकिन बच्चों ये सारे केसेस बना के आप इसका मॉड निकाल के इस इक्वेशन तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है बच्चों। कैसे, जो भी टर्म इक्वेशन 1 में है वही वाली टर्म इक्वेशन 2 में बना सकते हैं हम। कैसे बना सकते हैं देखिए एक बार। तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने इस तरीके से इसको टैकल किया इस क्वेश्चन को कि यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया y -5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -1, ठीक है, मॉड ऑफ x -1। ऐसे अगर इस चीज को लिख लिया तो यहां से मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि मॉड के सामने वाली क्वांटिटी जो है वो y -5 है, जो कि निगेटिव कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मॉड के सामने, ठीक है, तो मॉड के सामने मॉड x की वैल्यू मॉड के सामने जो भी आएगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, उसको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, नहीं तो सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो मॉड के सामने y -5 है तो y -5 कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता। तो ये केस हमको यहाँ पे निगलेक्ट करनी पड़ेगी कि भाई y -5 तो निगेटिव आ ही नहीं सकते। ठीक है, नहीं तो बच्चे ने अगर सेकेंड इक्वेशन को देखा ही नहीं और सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को ही सॉल्व करते हुए चला गया तो जरूर वो गलती करने के चांसेस हो सकते हैं वहां पे, मैं ये बोल रहा हूं। तो इसीलिए हम दोनों को साथ में देखना पड़ेगा, क्योंकि हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इन दोनों में कुछ कॉमन टर्म्स मिल रही है क्या जिसको मैं सब्स्टिट्यूट या फिर पुट कर सकता हूं, इस तरीके से हमको सोचना है। तो क्लियरली मैंने यहाँ पे बना दिया, लेकिन यहाँ पे बच्चे गलती कर सकता है, इसलिए मैंने आपको ये रिमेंबर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से मैं क्लियरली लिख पाऊंगा कि इसको मैं लिख सकता हूं y -5 इक्वल टू मॉड ऑफ x -1, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं और यही वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं, इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। कि किस तरीके से पुट करूंगा, मैं y -5 को पुट नहीं करूंगा, मैं मॉड हटाने के लिए जितना हो सके उतना मॉड को हटा दो ताकि आप xy की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मॉड को हटाने के लिए मैं मॉड x -1 की जगह पे मैं पुट करूंगा y -5। तो इस चीज को मैं जैसे ही पुट करूंगा तो ये क्या मिलने वाला है, तो मॉड x -5, तो y -5 यहाँ पे आएगा y -5 और प्लस मॉड ऑफ y -5 इज इक्वल टू 1। तो मॉड x -1 को मैंने लिख लिया y -5 और आगे वाला मॉड ऑफ y -1 इक्वल टू 1 एज इट इज। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही केस बनेगी, यहाँ पे अब सिर्फ दो ही केसेस बनेंगे y के ऊपर और हमारी y की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या केसेस बनेंगे, केस 1 y -5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y -5 की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो क्या बनेगा, तो इक्वेशन बनेगा y -5 प्लस y -5 इक्वल टू 1, तो 2y - 10 इक्वल टू 1। तो यहां से y की वैल्यू आ गई 11/2, यहां से y की वैल्यू आ गई 11/2। तो जैसे ही y की वैल्यू केस 1 से जैसे ही y की वैल्यू आ गई वैसे ही y की वैल्यू पुट करके आप x की वैल्यू भी तुरंत निकाल दो, क्योंकि केस 1 से आपको x और y की एक पेयर तो मिल ही जाएगी। फिर तो तुरंत हम y की वैल्यू पुट करेंगे, कहां पे पुट करेंगे बच्चों, इस सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस वाले इक्वेशन में, फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो इसमें अगर पुट करेंगे तो y की वैल्यू 11/2 -5 इक्वल टू मॉड ऑफ x -1, मॉड ऑफ x -1।
तो यहाँ पे जैसे हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं 11/2, तो x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, तो यहाँ से भी 1/2, तो यहाँ से भी x माइनस 1 को हटा के x की कितनी वैल्यूज आ रही है, 2 वैल्यूज आ रही है। y की वैल्यू एक ही आ रही है केस 1 से, लेकिन y के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 2 आएंगी, क्योंकि मॉड जैसे हट जाएगा प्लस माइनस लग जाएगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू एक तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो यहाँ से बन जाएगा 3/2, यहाँ से बन जाएगा हाफ, तो ये वाला एक और ये वाला एक। तो यहाँ पे हमारी पेयर बन गई बच्चों 3/2, 11/2 और 3/2 सॉरी 1/2, 11/2 इस तरीके से कुछ केसेस बन रही है यहाँ से, ठीक है। तो यहीं से हमारा आंसर तो मिल जाएगा, y की दूसरी वैल्यू भी पुट करके आंसर आ सकता है। y माइनस 5 निगेटिव, हाँ y माइनस 5 तो निगेटिव ले ही नहीं सकते ना, तो केस 1 दूसरी केस तो बनेगी ही नहीं, ठीक है। मैंने तो पहले ही बोल रखा था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे मैं खुद ही भूल गया इसको बता के कि y माइनस 5 तो निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो y माइनस 5 की दूसरी केस तो बनेगी नहीं। कौन सी, कि y माइनस 5 लेस देन 0, ये केस बनेगी ही नहीं, क्योंकि ये अगर केस बनेगी तो सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा इक्वेशन फर्स्ट का। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि y माइनस 5 निगेटिव होगा तो मॉड के सामने वाली क्वांटिटी को भी निगेटिव हो ही नहीं सकती, तो ये इक्वेशन कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। भले ही ये फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, लेकिन सेकंड वाला कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई ये सेकंड वाली केस को हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको बनाएंगे ही नहीं। तो एक ही केस बन जाएगी कि y माइनस 5 को हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। वहां से y की एक ही वैल्यू आ गई, तो y के करस्पॉन्डिंग x की 2 वैल्यूज आ गई। तो यहाँ से हमको जो आंसर मिला है बच्चों, वो है कि ये हो जाएगा हमारा अल्फा, ये हो जाएगा हमारा बीटा, ये हो जाएगा हमारा गामा, ये हो जाएगा हमारा बीटा, ठीक है। जो सेम है वो बीटा दिख रहे हैं ना, जो सेम क्वांटिटी, जो सेम y कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट तो सेम आ गए, जो x कोऑर्डिनेट डिफरेंट आ गए, उसको एक को अल्फा एक को गामा लिख दिया। हमको पूछा क्या गया बच्चों, हमको यहाँ पे पूछा गया है क्लियरली कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा हो गया 3/2, बीटा हो गया 11/2 और गामा हो गया हाफ। तो यहाँ पे बन रहा है 15/2 इज द सॉल्यूशन। ऑप्शन ए 15/2 इज द ओनली सॉल्यूशन। यहाँ पे मजे की बात तो ये थी कि ये सेकंड केस बनेगी ही नहीं, ठीक है ना, या फिर अब सेकंड केस बनाते तो भी वो सॉल्यूशन नहीं बनता, वो सेकंड इक्वेशन का, इस सेकंड वाले का, इसका सॉल्यूशन वो नहीं बनेगा, क्योंकि इस केस में y माइनस 5 निगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मॉड के सामने प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, चलो बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, 3 पर्सन्स राम, अली एंड पीटर वेयर टू बी हायर टू पेंट ए हाउस। 3 पर्सन है, राम, अली और पीटर, उन्होंने हाउस पेंट के लिए उनको हायर किए, 3 पर्सन को हायर किए। तो काम है कि हाउस को पेंट करना है। अब पेंट करेंगे, राम अली कैन पेंट द होल हाउस इन 30 डेज, दोनों मिला के 30 डेज में इस चीज को पेंट करेंगे। ओके, फिर अली और पीटर 40 डेज में काम फिनिश करेंगे, पीटर और राम फिर 60 डेज में काम फिनिश करेंगे, पेंट फिनिश करेंगे। ऑल ऑफ देम वे आर हायर टुगेदर। अब सबके सब, अगर सबके सब लोग एक साथ में काम करेंगे तो उस काम का 50% कितने दिन में पूरा होगा, इस तरीके से पूछा गया है। काम फिनिश नहीं करना है, काम का 50% पार्ट फिनिश करना है हमको, उसके लिए डेज पूछे गए। चलिए तो एक बार ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, उसको एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं क्लियरली लिख दूंगा लेट, ठीक है। अब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो मैं टोटल डेज को एज्यूम कर लेता हूं, फिर 1 डे वर्क निकाल लेता हूं, यही स्ट्रेटजी। लेट राम फिनिश द वर्क इन x days, Ali finish the work in y days, and Peter finish the work in z days। तीनों के डेज फिनिशिंग डेज एज्यूम कर लिए। अब फिनिशिंग डेज से हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के इक्वेशन बनाने के लिए 1 डे वर्क निकालना पड़ता है हमेशा। सो 1 डे वर्क ऑफ राम इज इक्वल टू 1/x। यहां से 1 डे वर्क ऑफ अली वो होता है 1/y, और 1 डे वर्क होगा बाय पीटर का 1 डे वर्क होगा 1/z। तीनों के 1 डे वर्क निकाल लिए। अब यहाँ पे जो भी इक्वेशन बनाने हैं वो 2-2 लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे काम किसे कर रहे हैं, 2-2 लोग, राम और अली, फिर अली और पीटर, फिर राम और पीटर। चलिए इक्वेशन बना देते हैं।
तो यहां पे बन रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे इक्वेशन बन रहा है 1/x प्लस 1/y, 1/x प्लस 1/y, ये राम और 1/x प्लस 1/y, और ये है राम का वनडे वर्क, ये है अली का वनडे वर्क, और एडिशन कर रहा हूं, इसका मतलब राम और अली का टुगेदरली वनडे वर्क, दोनों ने मिलके वनडे में किया हुआ वर्क डन 1/x प्लस 1/y। अब ये दोनों का वनडे वर्क डन है, दोनों ने मिलके किया हुआ वनडे वर्क डन है। अब दोनों ने मिलके अगर 30 डेज काम किया, कितना काम किया, 30 डेज तक काम किया तो काम फिनिश हो जाएगा। तो 30 डेज तक काम करना है, यानी कि मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा 30, ये वनडे वर्क डन था, इंटू 30 करेंगे तो 30 डेज का वर्क डन आ जाएगा। ये दोनों ने मिलके किए हुए, इन दोनों ने मिलके किया हुआ 30 डेज का वर्क डन आ जाएगा, 13 ब्रैकेट 1/x प्लस 1/y, क्योंकि ये तो वनडे था, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डेज का टुगेदरली वर्क डन आ जाएगा, और ये 30 डेज मिलके काम करेंगे तो काम फिनिश होगा, यानी कि 1 आ जाएगा। काम पूरा होना मतलब 1 होता है, और काम कुछ 20% 40% होना, यानी कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है, 1/2 1/3 1/4 इस टाइप में। ठीक है, तो ये काम फिनिश हो गया, तो यहां से इक्वेशन बनेगा 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/30, ये बनेगा इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से बाकी के दो इक्वेशन, अली और पीटर का इक्वेशन बनेगा 1/y प्लस 1/z, दोनों ने मिलके किया हुआ वनडे वर्क डन, उनको 40 देर तक काम करना पड़ेगा, तो इधर मल्टीप्लाई में 40 आ जाएगा, और काम फिनिश करना मतलब 1, तो 1 के डिनोमिनेटर में 40 चला जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन अब हो जाएगा पीटर और राम के लिए 60 डेज लगते हैं, तो 1/y प्लस 1/z प्लस 1/x, या फिर 1/x प्लस 1/z, इनको मिलके काम फिनिश करने के लिए लगते हैं 60 डेज, तो मल्टीप्लाई में 60, तो डिवाइड में आके 1/60, तो ये बन गए 1, ये बन गया 2, ये बन गया 3। अब इन तीनों ने मिलके काम करना है, हायर्ड 3 ऑफ ऑल 3 हायर्ड टुगेदर, तीनों को मिलके काम करना है, तो इन तीनों को ऐड कर देता हूं मैं पहले, तो ये चीज कर सकता हूं। दूसरी क्या कर सकता हूं, इन दोनों को सॉल्व करके एक इक्वेशन मिलेगा, जो भी इक्वेशन आएगा उसमें से मैं y को एलिमिनेट कर दूंगा, x और z में इक्वेशन मिलेगा, जो इक्वेशन आएगा वो इस थर्ड से सॉल्व करूंगा, क्योंकि इसमें भी xz, इस इक्वेशन में भी xz, सॉल्व करके मैं x, y और z तीनों की वैल्यू इंडिविजुअली निकाल सकता हूं, x की सेपरेट वैल्यू निकाल सकता हूं, y की सेपरेट, z की सेपरेट, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप तीनों को डायरेक्टली ऐड करके भी निकाल सकते हैं। अगर इन तीनों के LHS की एडिशन करेंगे तो मिल जाएगा बच्चों 2/x प्लस 2/y प्लस 2/z इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/60, तो इन चीज का एलसीएम आ जाएगा 120, तो ये बनेगा कितना बच्चों, 4 प्लस 3 प्लस 2, तो ये आ रहा है 9/120, तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 3/40, ये बनेगा 3/40, तो इसको मैं जैसे ही 3/40 लिख लेता हूं यहाँ पे 3/40, तो ये 3/40 किसकी वैल्यू आ गई, ये तो आ गई 2 कॉमन निकाल दिया, इसमें से 2 कॉमन निकाल दिया, तो 1/x 1/y प्लस 1/z की वैल्यू आ गई 3/40, तो मल्टीप्लाई का 2 अगर डिवाइड में चला गया तो ये बन जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 3/80, 3/80। ठीक है, तो 3/80 ये इन तीनों का वनडे वर्क डन है, तीनों का, राम, अली और पीटर का, तीनों ने मिलके किया हुआ वनडे वर्क डन है 3/80। तो काम फिनिश करने के लिए कितना डेज लगेगा, तो वनडे वर्क डन का रेसिप्रोकल करो, वनडे का रेसिप्रोकल करेंगे फिनिशिंग डेज आ जाएंगे, फिनिशिंग डेज का रेसिप्रोकल करेंगे वनडे वर्क डन आ जाएगा। सो टुगेदरली वर्क डन, सो वर्क फिनिश इन 80/3 डेज, वर्क 80/3 डेज में फिनिश होगा। 80/3 में होगा मतलब कितना, 3 2 6, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 26, 3 26 कितना आता है, तो 78 आता है, सो 26 2/3 डेज, 26 2/3 डेज, 26 2/3 डेज, तो ये होता है वर्क फिनिश करने के लिए लगने वाले टोटल डेज, टोटल वर्क फिनिश करने के लिए। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में पूछ रखा है कि काम को फिनिश नहीं करना है, काम का 50%, आधा पार्ट फिनिश करना है। अब काम पूरा फिनिश करने के लिए 26 डेज समथिंग, अब आधा काम करने के लिए 13 पॉइंट समथिंग डेज लगेंगे, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, तो 13 का ऑप्शन तो दे ही नहीं रखा है, तो ये हो जाएगा बच्चों बोनस, इसके मार्क्स आपको बोनस मिलने चाहिए, तो ये बोनस होना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में 50% ना दिया होता तो ऑप्शन डी करेक्ट था बच्चों, लेकिन
इस वर्क का 50% पार्ट बोला गया है तो ये आंसर नहीं होगा। अगर पूरा वर्क फिनिश करना है ऐसा बोल दिया होता तो ऑप्शन डी आ जाता, लेकिन सिर्फ 50% काम बोला गया है तो इसका ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ऑप्शन 13 पॉइंट समथिंग डेज आ चुके होते, इसका मैं हाफ करता, हाफ जैसे ही करता 40/3 आ जाता। 40/3 यानी आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा 40/3 यानी कि कितना 13 होल 1/3 डेज। ये होगा इस चीज का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्योंकि मैं इसके हाफ करेंगे भाई 80/3 डेज में काम पूरा फिनिश होता है। अब आधा काम करने के लिए इसका आधा करना पड़ेगा। सो 13 होल 1/3 ये इसके आधा 50% काम होने का करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन में नहीं है तो इसको बोनस होना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ चुकी होगी सारी बातें, ये इक्वेशन किस तरीके से बना और ये क्वेश्चन बोनस होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके से दे रखा है और इसकी वैल्यू x दे रखी है, तो हमको कुछ x a b के टर्म में वैल्यू पूछ रखी है। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा तो फटाक से मुझे ये चीज याद आनी चाहिए कि इसको देखते हुए हम देख सकते हैं, इसको देखते हुए मुझे फटाक से याद आना चाहिए कि जो दो टर्म्स ऊपर में है वही दो टर्म्स नीचे में है। जो दो टर्म्स ऊपर है वही दो टर्म्स नीचे है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है बच्चों, ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है। इस तरीके से जब कभी दिखा जाए फ्रैक्शन में, अब इस तरीके से जब भी कभी देखोगे कि ऊपर में जो दो टर्म्स आ रहे हैं वही दो टर्म्स अगर डिनोमिनेटर में आ रहे होंगे तो वहां पे आप सी एंड डी लगा सकते हो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हो। क्या होता है बच्चों कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इफ a/b इक्वल टू c/d, ऐसे दो रेशियो अगर इक्वल दे रखे हैं तो हम इसको a प्लस बी, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो और न्यूमरेटर में लिखो। अब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दो, डिनोमिनेटर में लिखो। वही चीज जो लेफ्ट में की वही चीज राइट में करनी है, c प्लस डी ऊपर में आएगा, c माइनस डी डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, तो इसी चीज को बोला जाता है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। और ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से बच्चों देखो ये दो टर्म्स है, ये नीचे में दो टर्म्स है, ऐड करने पे कुछ कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे भी कुछ कट जाएगा, मतलब जो बड़ा दिख रहा था एक्सप्रेशन वो छोटा हो जाएगा ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कॉम्पोनेंटो करके वैल्यू यही रहेगी, बस इसके टर्म्स थोड़े से कम हो जाएंगे तो हमको सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। ठीक है, सो चलिए तो फिर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ही बाय यूजिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूं बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ऐसा करूंगा तो यहाँ पे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करूंगा तो ये देखो ये पहला सेम है, सेकंड वाला ये प्लस में माइनस ये कट जाएगा तो ये ऊपर वाले दो बार आ जाएंगे तो 2√a प्लस 3b डिनोमिनेटर में। अब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, पहले वाला कट जाएगा अब डिनोमिनेटर में, तो ये 2 बार आ जाएगा तो 2√a माइनस 3b, तो 2 कट गया इधर में तो इक्वल में। अब जो चीज राइट में की लेफ्ट में की वही चीज राइट में, अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 1 हो जाएगा, तो x प्लस 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में x माइनस 1। ओके क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब आगे सॉल्व करने के लिए फिर से आगे सॉल्व करने के लिए हमें x के टर्म में एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना हमको, ये पावर को भी देखिए हमको समझ में आना चाहिए, स्क्वायर में आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर में आ रहा है तो इस स्क्वायर रूट का हटाने के लिए भी स्क्वायर करना पड़ता है। अब जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर भी बन जाएगा जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। इससे क्या होगा, इससे दो चीजें दिख रही है, एक तो स्क्वायर में चाहिए आंसर, वो स्क्वायर में भी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और दूसरी चीज ये स्क्वायर रूट भी हट जाएगा जो कि हमको नहीं चाहिए। ठीक है, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो a प्लस 3b अपॉन a माइनस 3b इज इक्वल टू x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं बेटा एक बार, a प्लस 3b अपॉन a माइनस 3b एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। फिर से एक बार जो ऊपर में दो टर्म्स दिख रहे हैं वही डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं, तो अगेन यूजिंग सी एंड डी, अगेन बाय यूजिंग सी एंड डी, शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को शॉर्ट फॉर्म में सी एंड डी। ठीक है, तो जैसे ऐड करेंगे 3b कट जाएगा तो 2a 6b इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x आएगा, x 4x आएगा, तो 2 1 जा 2 3 जा a/3b, ऊपर से 2 निकाल के कैंसिल करेंगे तो 2x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे तो हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ तक आ गए, अब इसके आगे सिर्फ एक स्टेप, 3b को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3b x स्क्वायर प्लस 3b आ गया। ठीक है,
अब a के साथ में x चाहिए तो ये तो चला गया इसके साइड में, अब इसको इधर भेज दो इस a को, और सिर्फ इस 2 को इधर न्यूमरेटर में भेज दो, क्योंकि 2 नहीं चाहिए हमको, डिनोमिनेटर में सिर्फ x चाहिए, तो 2 को ऊपर में भेज दो। तो यहाँ पे बन जाएगा ये a इंटू एक्स, ये मान लो इधर आ गया तो a इंटू एक्स इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा और इक्वल में आ जाएगा 2, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा बी, ऑप्शन बन जाएगा बी करेक्ट, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, जैसे मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चन मॉडरेट ही मैं बोलूंगा उसको, काफी इजी भी क्वेश्चन थे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी काफी आसान क्वेश्चन था, 8th क्लास तक का भी बच्चा इसको आराम से कर लेता है कि इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछे गए बच्चों, देख लेते हैं एक बार। तो क्या है कि मॉड में ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बच्चों? क्लियरली प्रॉपर्टी तो यही लगने वाली है कि मॉड एक्स किसी a नंबर से बड़ा है, जबकि a जो है वो पॉजिटिव नंबर है। तो अगर मॉड किसी पॉजिटिव नंबर से बड़ा है तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होता है बच्चों? तो इसका सॉल्यूशन होगा कि मॉड x की वैल्यू a से बड़ी आने के लिए, मॉड x की वैल्यू किसी मॉड की वैल्यू a से बड़ी आने के लिए उस मॉड के अंदर वाले जो एक्सप्रेशन है वो a से बड़ा होना चाहिए या फिर माइनस a से छोटा होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अब देख सकते हैं नंबर लाइन पे भी कि ये a है तो ये माइनस a है। तो आपको किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू a से बड़ी आने के लिए उसका वैल्यू उस x को a से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि a से छोटा हो जाएगा तो फिर तो x की वैल्यू कम आ जाएगी। अभी a से बड़ा हो जाए उसकी वैल्यू a से बड़ी होनी चाहिए या फिर माइनस a से छोटी होनी चाहिए। माइनस a से छोटी कैसे सर? तो भाई -2 से छोटा लेंगे तो माइनस a से अगर छोटा लेंगे तो माइनस का उसका अगर मॉड्यूलस लोगे तो वो a से बड़ा ही आ जाएगा। मान लो यहाँ पे आप -2 लेते हैं, यहाँ पे +2 लेते हैं, ठीक है। तो 2 से बड़े वाला जो भी नंबर लोगे उसकी मॉड की वैल्यू तो 2 से बड़ी आएगी। मान लो 3 ले लिया तो 3 का मॉड तो 2 से बड़ा ही आएगा। लेकिन जब आप -2 से छोटा वाला -3 लेंगे और -3 का मॉड लेंगे तो वो भी तो वैल्यू 2 से बड़ी आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए दो केसेस बनते हैं, मॉड x की वैल्यू a से बड़ी आने के लिए x की वैल्यू a से बड़ी आनी चाहिए या फिर -a से छोटी आनी चाहिए। चलिए इसी दो केसेस का यूज करके मैं इसके सॉल्यूशन निकालता हूं। चलिए तो लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे a मतलब कितना है? 8/9। तो केस 1 2 अपॉन x माइनस 13 ग्रेटर देन 8/9, और केस 2 इधर में लिख लेता हूं, केस 2 वो हो जाएगा 2 अपॉन x माइनस 13 लेस देन 8/9, कि x की वैल्यू a से बड़ी होनी चाहिए या फिर -a से छोटी होनी चाहिए। चलिए तो एक बार सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, 2 1 जा 2 4 जा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक साइन नहीं पता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो इस पॉजिटिव टर्म को लेफ्ट में लेके आ जाइए। तो 1 अपॉन x माइनस 13 -4/9 ग्रेटर देन 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 4x प्लस 52, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 9 इंटू एक्स माइनस 13 ग्रेटर देन 0, ऊपर में बन जाएगा -4x प्लस 61 अपॉन x माइनस 13। ये 9 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इसका साइन पता है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई साइन वगैरह चेंज नहीं होगा, तो एज इट इज रहेगा और 0 ही बन जाएगा। 9 तो निकल गया। अब यहाँ पे हमको अगर वेवी कर्व मेथड लगा के अगर आंसर निकालना है तो x के कोएफिशिएंट को पहले तो पॉजिटिव कर दो, तब हम निकाल सकते हैं। तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x माइनस 61 x माइनस 13 लेस देन 0। अब जाके हम यहाँ पे वेवी कर्व मेथड लगा सकते हैं, तो इसका रूट आ जाएगा 13 और इसका रूट बनेगा तो 15 पॉइंट समथिंग कुछ बन रहा है, तो इसके राइट में आएगा तो 61/4 इस तरीके से कुछ। अब इन दोनों के बीच में हमको पूछा गया है इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा 15 पॉइंट समथिंग। तो इंटीग्रल सॉल्यूशन 13 तो नहीं ले सकते, तो बचा क्या? 13 लेंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो 13 तो नहीं ले सकते, तो बचा क्या? एक तो बचा 13 नहीं ले सकते तो 14 और उसके पहले वाला 15, क्योंकि 15 ले सकते हैं क्योंकि हमको इसका आंसर 15.01 समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इसके 15 से आगे वाला नंबर आ रहा है, तो इस इंटरवल में 15 इंटीजर कंटेन करता है, तो हम 15 को ले सकते हैं। तो केस 1 से दो आंसर आ गए, कि x की इंटीजर वैल्यूज 2 आ गई। हालांकि सॉल्यूशन में तो इनफाइनाइट पॉइंट आ रहा है, इस इंटरवल में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, लेकिन हमको इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछेंगे तो इंटीग्रल सॉल्यूशन 14 तो बीच में आता है, 15 को भी ले सकते हैं क्योंकि ये इंटरवल में 15 इंटीजर कंटेन करता है, क्योंकि ये इंटरवल 15 से बड़ा है, 61/4 15 से बड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ से दो सॉल्यूशंस आ गए, देखते हैं यहाँ से क्या होगा। फिर से यहाँ पे वही अप्रोच, 2 1 जा 2 4 जा, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, x माइनस 13 प्लस 4/9 लेस देन 0, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 प्लस 4x माइनस 52 अपॉन 9 इंटू एक्स माइनस 13 लेस देन 0। 9 को इधर 0 कर देंगे, 9 तो 0 हो जाएगा, साइन कुछ चेंज नहीं होगा और लेस देन ही रहेगा। 9 माइनस 42, तो ये क्या बनेगा बच्चों, 9 माइनस 52, तो 41 करेंगे तो ये हो जाएगा 43 हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा। 43 प्लस 9, 43 प्लस 9 राइट, 43 हो जाएगा और नीचे में बचेगा x माइनस 13 लेस देन 0, ठीक है। सॉरी माइनस 43 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बड़े वाले नंबर का साइन आ जाएगा, माइनस 43। अब यहाँ पे दोनों के दोनों x कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो फिर से वेवी कर्व मेथड लगा देते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये आ जाएगा 13 और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 43/4, तो 43/4 माने कितना 10.7 समथिंग कुछ आ रहा है, तो ये इसके लेफ्ट में होगा, 43/4 इसके लेफ्ट में होगा 10 पॉइंट समथिंग, तो 10 पॉइंट समथिंग माने कि इसमें आएगा 11 12 और 13 तो हम ले नहीं सकते, तो दो ही इंटीग्रल सॉल्यूशंस आ गए इस केस में 11 12, तो यहाँ से फिर x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू यहाँ से दो इंटीग्रल सॉल्यूशन 11 12 और यहाँ से 14 15, तो इंटीग्रल सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस 4 आ रहे हैं, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो रहे हैं 4, दैट इज वो कौन से है 11 12 14 15, ये होते हैं इंटीग्रल सॉल्यूशन जो कि है उनकी क्वांटिटी है 4, तो ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। नंबर टोटल 4 इंटीग्रल सॉल्यूशंस मिलेंगे, इसको आप डाल के देख भी सकते हो। 11 को डाल दिया तो -2 -2/2 -1 का मॉड +1 और 1 वैल्यू 8/9 से हमारी बड़ी आ रही है, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये कुछ फिगर दे रखी है, P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देख लेते हैं एक बार। P जो है सर्कल का सेंटर है, ओके, विच टचेस द अदर सर्कल एट पॉइंट C, ये C पॉइंट में टच कर रहा है। PCD अलोंग द डायमीटर, ठीक है, ये डायमीटर है, इसको बोला गया है डायमीटर, ओके। ऑफ द सेकेंड सर्कल PBA 20 डिग्री दे रखा है, PBA, तो ये बीच वाला एंगल 20 डिग्री दे रखा है, ओके। PCA 30 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है। तो टेंजेंट्स B एंड D, तो B पे टेंजेंट है, D पे टेंजेंट है, तो देखिए ये डायमीटर है, तो ऑब्वियसली बात है ये रेडियस बन जाएगी, ये रेडियस बन जाएगी, तो ये टेंजेंट दे रखा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अदर B भी टेंजेंट दे रखा है, B टेंजेंट है तो P भी रेडियस है, तो इसके साथ भी 90 डिग्री बना देगा, तो ये दो एंगल तो 90 डिग्री के हो गए। तो ये तो बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल PBED के अपोजिट एंगल, ठीक है, एंगल B प्लस एंगल D जो है 180 आ गया, 90 90 180 आ गया, तो ऑब्वियसली बचे हुए अपोजिट एंगल का सम भी, बचे हुए दो अपोजिट एंगल का सम भी कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चारों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, चारों एंगल का सम 360 होता है, तो इन दोनों का 180 आ गया, तो इन दोनों का 180 आ जाएगा। तो मान लो हमको अगर एंगल P मिल गया तो x निकाल सकते, एंगल P मिल गया तो x निकाल सकते, तो कैसे मिलेगा P, तो P निकालने के लिए हम यहाँ से छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम यहाँ पे PA को ज्वाइन करेंगे, PA को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमको रेडियस के साथ बना हुआ एंगल दिया है, रेडियस के साथ बना हुआ एंगल दिया है, तो यहाँ पे हम ये 30 है, तो ट्रायंगल APC में ये वाली साइड इस वाले साइड से इक्वल है, तो ये 30, तो ये भी बन जाएगा 30 डिग्री, ये भी बन जाएगा 30 डिग्री, और इसके साइड वाला जो एंगल है वो बन जाएगा 20 डिग्री, क्योंकि ये इस साइड में बनेगा इस तरीके से, इस साइड में भी ये वाली साइड, ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड इस वाली साइड से इक्वल में, तो ये 23 इसके अपोजिट 20, तो ये टोटल बन जाएगा 50, ये 50 बन रहा है, तो ये बनेगा बच्चों उसका डबल 100, और ये 100 क्योंकि इंस्क्राइब्ड एंगल, ये वो जो भी इंस्क्राइब्ड एंगल है उसका डबल करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग आने वाला सेंट्रल एंगल मिलेगा, और सेंट्रल एंगल का हाफ करेंगे तो इंस्क्राइब्ड एंगल मिलेगा, तो ये 50, ये 30 आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये 30 तो ये 30, ये 20 तो ये 20, ये पूरा 50, ये 50 तो ये 100, ये जैसे 100 मिल गया हम इसमें डाल के एंगल E की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू निकाल सकते हैं 80 डिग्री, क्योंकि ये 90 90 180 हो गए, तो इन दोनों का सम भी 180 आएगा, तो ये 100 हो गया, तो ये बनेगा 80 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये भी काफी आसान क्वेश्चन था, नॉमिनल क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ अल्फा बीटा आर द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, या अल्फा और बीटा कुछ ऐसी वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। एक्स की ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी, मतलब यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे, एक्स को सॉल्व करने पे एक्स की जो भी वैल्यूज आएंगी वो दो आएंगी, यहाँ पे बोल रखा है अल्फा और बीटा दो वैल्यूज आने वाली है एक्स को सॉल्व करने के बाद। तो उसमें से जो भी बड़ा रूट होगा एक्स की जो भी बड़ी वैल्यू होगी, उस बड़े वैल्यू को अगर छोटे वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो भी दो रूट्स आने वाली है इसके, बड़े रूट को छोटे रूट से डिवाइड करने पे कितना आता है, इस तरीके से पूछा गया। देख लेते हैं एक बार। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट होता तो फिर हम बहुत जल्दी कैच कर लेते। अगर यहाँ पे ब्रैकेट दिया नहीं है तो हम इस चीज को ओनली 3 भी लिख सकते हैं और ये बन जाएगा 3x, और ये जैसे ही 3x बन जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा बच्चों, ठीक है, ये जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये ओनली 3x दे रखा है। मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर ब्रैकेट नहीं दे रखा है, मतलब ये log बेस 2 का आर्गुमेंट ओनली 8 है या 8 इंटू एक्स है, 8 इंटू एक्स है, तो इस पूरे को ब्रैकेट कर दो, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर सिर्फ आर्गुमेंट 8 है तो फिर कोई बात नहीं, फिर ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं, बाजू में x लिख दो, हम इसको 3 लिख लेंगे, 3 इंटू एक्स। लेकिन जैसे हम इसको 3 इंटू एक्स करके अगर सॉल्व करने चले गए तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट देना चाहिए था उन्होंने इस तरीके से, क्योंकि ये ब्रैकेट देंगे तभी समझ में आ जाएगा कि 8 इंटू एक्स आर्गुमेंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको देख लेता हूँ, 3 क्यूब रूट ऑफ log टू द बेस 2 ऑफ x माइनस log टू द बेस 2 ऑफ 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके जो भी x की वैल्यू आनी है वो निकालनी है। अब जैसे मैंने 8x को आर्गुमेंट मान लिया तो अब मैं इसको log की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, ये दोनों के दोनों आर्गुमेंट है तो मैं यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दे रखा है तो मैं बता नहीं सकता, मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ 8 को आर्गुमेंट मान के भी चल सकता हूँ कि मेरा आर्गुमेंट ओनली 8 है, ठीक है। तो वैसे लेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, तो फिर से मैं यहाँ पे ब्रैकेट लेके सॉल्व करूंगा ताकि यहाँ पे एक इक्वेशन बने क्वाड्रेटिक के टाइप में और इक्वेशन सॉल्व हो, क्योंकि दिख रहा है 2 रूट आने वाले हैं तो क्वाड्रेटिक के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ log टू द बेस 2 ऑफ x माइनस अंदर में log टू द बेस 2 ऑफ 8 प्लस log टू द बेस 2 ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इनटू में था, ये दोनों के दोनों आर्गुमेंट है तो ये इनटू में था आर्गुमेंट, तो मैंने log की प्रॉपर्टी यूज करके इसको प्लस में निकाल दिया। अब अगली वाली स्टेप जो है वो log टू द बेस 2 ऑफ x माइनस, इसको मैं लिख लूंगा 3 प्लस log टू द बेस 2 ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जैसे ही मैंने log टू द बेस 2 ऑफ x को देख लिया, ठीक है, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा और बाद में देखेंगे इसको पुट वगैरह कर सकते हैं क्या। सो क्यूब रूट ऑफ log टू द बेस 2 ऑफ x यस माइनस 3 माइनस log टू द बेस 2 ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस 3 प्लस 1 कितना बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ log टू द बेस 2 ऑफ x माइनस log टू द बेस 2 ऑफ x, यहाँ पे बनेगा माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये बन रहा है कुछ क्यूब रूट दे रखा है, स्क्वायर रूट, अरे क्यूब रूट नहीं दे रखा है, इनटू में 3 दे रखा है, इनटू में, ओके सॉरी माय मिस्टेक, मैंने क्यूब रूट, अब जाके मेरे समझ में आया कि ये क्यूब रूट नहीं तो फिर मैं क्यूबिंग वगैरह कर देता तो फिर दिक्कत हो जाती है। क्यूब रूट नहीं दे रखा है, स्क्वायर रूट दे रखा है, ओके। यस स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधे से देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 साइड में दे रखा है, सो 3 साइड में दे रखा है तो मैं 3 को साइड में लिख लेता हूँ, 3 3 3 3 3, ठीक है। सो इसको अगर 3 लिख लिया तो अब यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है ये पावर, ये पूरा का पूरा पावर 1 की टर्म है, तो ये स्क्वायर रूट वाली टर्म है, हाफ वाली टर्म है उसकी, तो ये क्वाड्रेटिक बनने के सीधे से चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि मैं इस टर्म का स्क्वायर करूंगा, मैं इसको पुट करूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये मिल जाएगा, तो इसको अगर टी मान लिया तो ये टी स्क्वायर मिल जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक बनने की पूरी तरीके से चांसेस लग रहे हैं। तो मैं इसको क्वाड्रेटिक बनने के लिए ये आ जाएगा पावर 2 की टर्म, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये पावर 2 की टर्म ये है, मुझे समझ में आ गया यहाँ पे। तो माइनस log टू द बेस 2 ऑफ x प्लस 3 अंडर रूट log टू द बेस 2 ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा, log टू द बेस 2 ऑफ x
+2 इक्वल टू 0। ओके, अब यहां पे मैं पुट कर देता हूं, पुट अंडर रूट ऑफ log टू द बेस 2 ऑफ x, इसको मैं t मान लूंगा, इस पूरे को, तो इसको t मान लूंगा तो ये बन जाएगा t स्क्वायर, बनेगा ना बनेगा, इसको मान लेता हूं 2, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं यहां से log टू द बेस 2 ऑफ x, ये जो भी है वो बन जाएगा t स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगर t स्क्वायर बन गया, ठीक है, log टू द बेस, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करेंगे, अरे t स्क्वायर नहीं बनेगा बच्चों, t स्क्वायर ही बनेगा, हाँ t स्क्वायर ही बनेगा, राइट, t स्क्वायर ही बनेगा। मैंने इस पूरे अंडर रूट वाले टर्म को अगर t मान लिया, ठीक है, तो इसको t मान लिया तो t स्क्वायर करने पे ये मिलेगा, ठीक है, ओके, राइट है। तो यहाँ से मिल जाएगा t स्क्वायर, ये बनेगा t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0, 3t प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो t स्क्वायर माइनस 3t, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू आ रही है, यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 और 1, यहाँ के t की वैल्यू आ रही है 2 और 1, और ये वैल्यू अगर इसमें डायरेक्ट वापस पुट करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अंडर रूट ऑफ log टू द बेस 2 ऑफ x इक्वल टू 2, तो यहां से मिलेगा log टू द बेस 2 ऑफ x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16, और वापस में अंडर रूट ऑफ log टू द बेस 2 ऑफ x की वैल्यू ये हो जाएगी 1, तो स्क्वायर करने पे भी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो इसको बोलेंगे, जो बड़ा वाला है इसको बोलेंगे बीटा, जो छोटा वाला है इसको बोलेंगे अल्फा, तो बीटा बाय अल्फा 16/2, ठीक है, ये बोलेंगे 16/2, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 8, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ये भी कुछ तो उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, हालांकि यहाँ पे देख के समझ में आना चाहिए कि 2 रूट आने वाले बोल रहे, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनना चाहिए, तो उन्होंने एक थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट देना चाहिए था, क्योंकि हालांकि हमने तो समझ लिया कि भाई यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेंगे तभी 2 रूट्स आने की आशंकाएं है, नहीं तो हम अगर इसको सिर्फ 8 को अगर आर्गुमेंट मान लेंगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व होने में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट अगर डाल दिया तभी जाके क्वाड्रेटिक बन के उसके ऑप्शन में से आंसर आ गया, ठीक है, ओके। दूसरी बात, यहाँ पे x की वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकती, निगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि x की वैल्यू अगर निगेटिव आ जाती तो ये अंडर रूट के अंदर वाला जो आर्गुमेंट है, लॉग का डोमेन हमको पता ही है, लॉग का डोमेन जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू निगेटिव आती तो उसको हम रिजेक्ट कर देते, उस वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करते हमारे आंसर में, उसको हम रिजेक्ट कर देते, लेकिन हमारी दोनों की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ गई है तो कोई बात नहीं, आंसर करेक्ट आ जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती, लेकिन log टू द बेस 2 ऑफ x, log टू द बेस 2 ऑफ x की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर में निगेटिव टर्म नहीं हो सकती। इस चीज का मतलब इस पूरे इक्वेशन के डोमेन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओवरऑल इस चीज को आपको बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि x भी पॉजिटिव होता, मान लो x अगर आ जाता 1/2, x अगर 1/2 आ जाता तो मैं इस वैल्यू को भी कंसिडर नहीं करता, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1/2 आती तो इस पूरे की वैल्यू -1 आती है, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है। आपको इस केस को भी आपको बार बार ध्यान रखना पड़ेगा, ये डोमेन को प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ से बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं डोमेन में। यहाँ पे जो भी आंसर आया, ये दोनों के दोनों आंसर, ये अंदर में क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। ये अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होने के लिए x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। 2 से अगर छोटी आ जाती है, इस x की वैल्यू 2 से छोटी आ जाती तो अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव हो जाती, लेकिन यहाँ पे हमारी दोनों की दोनों x की वैल्यू 2 से बड़ी आई है, तो कोई बात नहीं, ये डोमेन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे जो है, मैं इसलिए बता रहा हूं, बच्चे जो है वो डोमेन में ज्यादा अटकते हैं, आंसर तो निकाल लेते हैं, लेकिन आंसर को रिजेक्ट करना, रखना है या नहीं रखना है, रिजेक्ट करना है एक्सेप्ट करना है, ये हमको डोमेन को देख के आना चाहिए। सिर्फ x को देखते हुए हमको डोमेन नहीं डिसाइड करना है, इस पूरे इक्वेशन का डोमेन भी डिसाइड करना है। इस पूरे इक्वेशन में ये भी पूरी की पूरी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। और ये तभी पॉजिटिव होगी जब ये x इस बेस से बड़ा होगा, ठीक है। तो दोनों के दोनों बेसेस जो है वो इक्वल भी आ गए तो 1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 भी तो होता ही है, कोई बात नहीं, लेकिन 2 से छोटा वाला नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है, x की वैल्यू में 2 से बड़ा वाला ही नंबर होना चाहिए। तो दोनों भी है, तो डिवाइड करके मैंने आंसर निकाल लिया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन अ नेचुरल नंबर इज डिवाइडेड बाय 11, एक नेचुरल नंबर है उसको 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है बच्चों, 4।
तो उसके स्क्वायर के बारे में कुछ पूछा गया है, स्क्वायर ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय 11। तो एक नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, उसके स्क्वायर को भी 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, इस तरीके से पूछा है। सो लेट द नंबर बी एन, लेट द नंबर बी एन। सो एन एक नंबर है, उसको 11 से डिवाइड करेंगे तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, डिवीजन का क्वेश्चन है तो डिवीजन एल्गोरिथम का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा इस कॉन्सेप्ट का। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम n को मैं लिख सकता हूँ, इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों, उस क्वेश्चन को मैंने एज्यूम कर लिया q और प्लस रिमाइंडर आ जाएगा, वो रिमाइंडर हमको दे रखा है 4 आने वाला है। अब इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वेयरिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 121 इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 121 इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 88q प्लस 16 तो ये आ गया n स्क्वायर। अब यहां से मैं 11 को कॉमन निकाल दूं, ठीक है, इन पहले दो ही टर्म से 11 कॉमन निकल सकता है, क्योंकि मुझे 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर पूछा गया है, तो मैं पहले दो टर्म से अगर 11 को कॉमन निकाल लेता हूं तो 11 क्यू स्क्वायर प्लस 8q, ये होता है इस तरीके से, और ये होता है ओनली 16। अब मुझे पूछा गया है कि इस वाले नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो इस वाले को 11 से डिवाइड करेंगे मतलब इसके राइट हैंड साइड को भी 11 से, इसको 11 से डिवाइड करना मतलब इसको 11 से डिवाइड करना। अगर इसको 11 से डिवाइड करेंगे आप, यहाँ पे कितना आ गया 88q, ओके 8q ओनली, तो यहाँ पे 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 यहाँ पे तो कट जाएगा, लेकिन 11 से इधर सेपरेट डिवाइड करना पड़ेगा हमको, पहले तो सेपरेट डिवाइड करना पड़ेगा। सो 11 इंटू 11 क्यू स्क्वायर प्लस 8q, 11 क्यू स्क्वायर प्लस 8q, ठीक है, और 11 प्लस 16 बाई 11, ठीक है, चाहिए तो q को भी कॉमन निकाल सकते हो आप, लेकिन हमको सिर्फ 11 से काम है। तो 11 इस फर्स्ट टू टर्म को, इस फर्स्ट n स्क्वायर में 11 इन फर्स्ट टू टर्म को तो डिवाइड करेगा, लेकिन लास्ट वाले टर्म को तो डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसको डिवाइड करने पे जितना रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर n स्क्वायर को 11 से डिवाइड करने पे आ रहा होगा। n स्क्वायर को 11 से डिवाइड करना मतलब RHS को 11 से डिवाइड करना, यहां से 11 से डिवाइड तो जा रहा है, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 0। अब यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर इस रिमाइंडर में ऐड होगा, और ये एडिशन वाला जो रिमाइंडर है वो फाइनल रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 5, तो 5 प्लस 0, तो 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 5 प्लस 0 यानी 5 रिमाइंडर आएगा बच्चों, रिमाइंडर इज 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन नंबर, क्या दे रखा है, द यूनिट डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज twice the tens digit, okay, when the number is multiplied by the sum of the digits the result is 144। तो एक नंबर को उसके डिजिट के सम से मल्टीप्लाई करना है, ओके, तो पहले तो नंबर बनाना पड़ेगा, नंबर बनाने के लिए पहले डिजिट को एज्यूम करना पड़ेगा, ओके, अनदर 2 डिजिट नंबर, ओके, अनदर, तो ये दूसरे कुछ और एक 2 डिजिट नंबर के बारे में बोल रहा है, तो इस दो नंबर के बारे में डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पे दो पार्ट कर लेता हूं। तो पहले तो लेट द यूनिट्स प्लेस डिजिट बी x, यूनिट्स प्लेस डिजिट होगा x, एंड टेंस प्लेस डिजिट मैंने एज्यूम कर लिया y, टेंस प्लेस का डिजिट एज्यूम कर लिया y। तो ओरिजिनल नंबर हमारा मिल जाएगा, ओरिजिनल नंबर हमारा मिल जाएगा, तो टेंस प्लेस पे डिजिट है y, तो उस प्लेस से उस डिजिट को मल्टीप्लाई करो 10y प्लस यूनिट्स प्लेस से 1 इंटू x, और मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करोगे तो ये हो जाएगा ओरिजिनल नंबर, ये एक्सपांडेड फॉर्म में बोला जाता है इसको, इस नंबर का, ठीक है, तो ये ओरिजिनल नंबर बना, ठीक है। तो ये डिजिट, ये नंबर वाली कंडीशन नंबर पे ऐड करेंगे, डिजिट वाली डिजिट पे ऐड अप्लाई करेंगे। अब पहली कंडीशन दे रखी है कि 2 डिजिट का जो भी नंबर है, 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द टेंस डिजिट नंबर, यूनिट डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर में से जो भी यूनिट डिजिट का नंबर है वो टेंस डिजिट के ट्वाइस है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूनिट डिजिट दैट इज x, वो टेंस के कैसा है, ट्वाइस है, तो टेंस में y है तो x इज इक्वल टू 2y, ये दे रखी है पहली कंडीशन। आगे वाली कंडीशन दे रखी है व्हेन द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ द डिजिट, नंबर को मल्टीप्लाई आल्सो, दूसरी कंडीशन ये है नंबर, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, सम ऑफ द डिजिट का सम है x प्लस वाई। अब मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 144, तो मल्टीप्लाई करो आंसर निकालो भाई। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, और इस मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली मत करो, पहले तो ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे में पुट करो,
ये ऊपर वैल्यू नीचे में पुट कर दो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा x की जगह पे 2y रखेंगे, x की जगह पे 2y रखेंगे तो ये बन जाएगा 12y इंटू यहाँ पे x से 2y 3y इज इक्वल टू 144 तो 36। तो यहाँ से हम देख सकते हैं y स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 4, तो y की वैल्यू हम सिर्फ 2 लेंगे, -2 को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि डिजिट कैन नॉट बी नेगेटिव, डिजिट जो है वो 0 से 9 ही होते, तो -2 नहीं लेंगे, y इक्वल टू 2 लेंगे। जैसे ही y इक्वल टू 2 लेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ओरिजिनल नंबर हमारा बन गया, ओरिजिनल नंबर बन गया 4 जो था ये यूनिट में और y ये जो था तो टेंस में। ओरिजिनल नंबर बन गया 24, ओरिजिनल नंबर बन गया हमारा 24 फर्स्ट में। अब सेकंड में आते हैं इसके आगे, फॉर अनदर 2 डिजिट नंबर द टेंस डिजिट, ठीक है। अब अनदर 2 डिजिट बोल रहा है तो अब ये नंबर तो नहीं, अब दूसरा कोई नंबर होगा तो दूसरे डिजिट एज्यूम करने पड़ेंगे। लेट द यूनिट्स प्लेस डिजिट बी a and tens place digit be b। सो ओरिजिनल नंबर क्या मिलेगा हमको बच्चों 10b प्लस a। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली कंडीशन क्या है, टेंस डिजिट ट्वाइस द यूनिट। अब टेंस वाला जो है b वो यूनिट के ट्वाइस है, b इक्वल टू 2a। ऑल्सो अब दूसरी कंडीशन भी दे रखी है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर सम ऑफ द डिजिट। सेम पिछले वाली सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे, नंबर को डिजिट के सम से मल्टीप्लाई करना है, b प्लस इज इक्वल टू कितना मिलेगा फिर 567। सो 2a, b की जगह पे 2a डालेंगे तो क्या मिलेगा 21a इंटू 3a इज इक्वल टू 567। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 63, तो 63 से डिवाइड करेंगे तो 63 का 3 9 जा 27, तो 9 का डिवाइड बढ़ जाएगा, देख लीजिए। तो a स्क्वायर, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे कैंसिल करके भी लिख सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 बचे 26, 3 8 जा 24, 9, ठीक है 89। तो 21 9 जा 89, तो a स्क्वायर की वैल्यू 9, तो a की वैल्यू प्लस और माइनस 3 ना लेते हुए मैं सिर्फ क्या लूंगा +3 लूंगा। जैसे a की वैल्यू +3 आ गई, b की वैल्यू आ जाएगी 6, तो नंबर क्या बन जाएगा बच्चों, नंबर बन जाएगा 63। तो नंबर अगर 63 बन गया, हमको तो पूछा है उन दोनों नंबर का सम, तो 63 प्लस 24 यानी कि ये बन जाएगा 87, ये बन जाएगा 87, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा बच्चों। ये भी एकदम मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, इसमें भी मैं कुछ इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं समझूंगा, ये बच्चे कर लेते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल कर लेते हैं बच्चे। तो ये भी मॉडरेट ही लेवल का क्वेश्चन था, 9th लेवल का क्वेश्चन, 9 10th का तो आप आराम से बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये फर्स्ट पार्ट का आखिरी क्वेश्चन बच्चों, एमसीक्यू में 15 क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ABCD एक पेंटागन दे रखा है, ओनली पेंटागन, नॉट रेगुलर वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ पेंटागन दे रखा है। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ, पहले तो एंगल, जो भी एंगल दिए है उसको मैं यूज करूंगा और बाद में उनकी कंडीशन को भी यूज करूंगा। तो पहले तो एंगल गिवन लिख लेते हैं। तो AED यहाँ पे है, तो ये दे रखा है 126 डिग्री, ओके। BAE जो एंगल है, ये BAE एंगल, ये किसके इक्वल में दे रखा है, CDE, ये CDE के इक्वल में दे रखा है, ओके। बाद में दे रखा है ABC 4 लेस देन BAE, तो ये BAE मान लो थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो इससे कम होगा। मैंने एज्यूम क्यों कर लिया, क्योंकि BAE से छोटा है ABC और वो भी 4 से, तो इसको एज्यूम करें तो आसान जाएगा। तो ABC BAE से, तो BAE कितना है, ABC तो 4 से कम है, यानी कि ये हो जाएगा थीटा माइनस 4। और BCD ये वाला एंगल जो है वो CDE वो भी तो थीटा ही है, तो थीटा से 6 डिग्री कम, तो थीटा -6, इस तरीके से दे रखा है। अब आगे दे रखा है PR-QR बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BPC, PR जो है वो बाइसेक्टर है, ओके, ये बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है, ठीक है। तो हमको पूछा क्या गया है, R कौन सा एंगल पूछा गया है, मेजर ऑफ एंगल PRQ, ये अंदर वाला एंगल पूछा गया है बच्चों, ठीक है। हमको जो पूछा गया है वो एंगल, ये अंदर वाला एंगल पूछा गया है, ठीक है। अभी इसकी तो एक प्रॉपर्टी, अंदर वाला एंगल निकालने के लिए तो सीधी से एक प्रॉपर्टी है बच्चों, कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगती है कि ये वाला एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर, अरे ये वाला भी अगर एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो सीधे से हम बता सकते हैं ये जो अंदर वाला एंगल है, अंदर वाला एंगल, ऊपर वाला थीटा है तो अंदर वाला एंगल होगा 90 प्लस थीटा/2, ये अंदर वाला एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा/2। लेकिन ये प्रॉपर्टी कब लगा सकते हैं कि अंदर वाला ट्रायंगल जो है वो किससे फॉर्म होना चाहिए,
एंगल बाइसेक्टर्स, ये दोनों के दोनों साइड्स, इस अंदर वाले ट्रायंगल के दो साइड्स एंगल बाइसेक्टर से फॉर्म होने चाहिए, ठीक है। तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा बाय 2। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके, मतलब यहां पे अगर ए मिल गया तो मैं आर निकाल सकता हूं। तो ए निकालने के लिए पेंटागन में हमको जाना पड़ेगा। तो पेंटागन में पांचों के पांचों एंगल का सम कितना होगा बेटो? सो पांचों के पांचों एंगल का सम हो जाएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इज इक्वल टू 5 माइनस 2 n माइनस 2 इंटू 180, ये होता है फॉर्मूला, n माइनस 2 इंटू 180 ये फॉर्मूला होता है। तो पेंटागन में साइड्स 5 है, तो 5 माइनस 2 3 540 डिग्री, तो सारे एंगल का सम हो जाएगा 540। तो मैं एक्चुअली अगर सम करता हूं तो थीटा प्लस थीटा माइनस 4 प्लस थीटा माइनस 6 प्लस थीटा प्लस 126 इज इक्वल टू 180। 1 2 3 4 और 5 एंगल्स आ गए। सो 1 2 3 4, तो 4 थीटा, ये माइनस 10 और ये बन जाएगा प्लस 116 इज इक्वल टू 180, प्लस 16 उधर जाके हो जाएगा माइनस 16। तो यहाँ पे बनने वाला है 4 थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा बच्चों? 10 माइनस 6 4 2 8 माइनस 2 6 64, तो 20 60, यस 64। तो थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा? 16। थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा? 16 डिग्री, ये 4 16 4 जा 64, राइट है 16 डिग्री। तो जैसे ही थीटा 16 डिग्री आ गया बच्चों, अब ये हो गया 16 डिग्री, ये हो गया हमारा 16 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ जाएगा 90 प्लस 16 बाई 2, यानी कि 90 प्लस 8 यानी कितना? 98 डिग्री आ रहा है। अरे कुछ तो गड़बड़ हो गई फिर से, यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ हो गई बच्चों आखिरी वाले क्वेश्चन में। तो क्या हो सकता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ी? थीटा 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 1 2 3 4, राइट है, ये 126 है, तो 126 में से 10 चले गए 116, 1 2 3 4 116, यस 116, इधर जाके माइनस 116 116 116 को 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो 64 ही तो आ रहा है। पी आर क्यू पूछा गया है, पी आर क्यू। तो यहाँ पे कुछ गलती हो गई है क्या? थीटा बाई 2, थीटा में ही कुछ गलती हो गई है क्या? 4 थीटा 180 माइनस प्लस 116, ये आने वाला है 64, तो थीटा 16 आ गया, 98 आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन ऑप्शन में आंसर नहीं आ रहा है सीधा, इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? पेंटागन में 18 3 जा 54 540 तो सही। अरे ये देखो, पेंटागन के सारे एंगल का सम कितना होगा? 540 निकाल तो रखा था, मैंने पुट कर दिया 180, ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया 180, तो 540 ही पुट करना पड़ेगा क्योंकि पांचों एंगल का सम 540 है और 5 एंगल का सम 540। तो 4 थीटा प्लस 116 इज इक्वल टू 540। तो 540 में से 116 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 424 और थीटा बनेगा बच्चों 106, थीटा बनेगा 106। तो यहाँ पे आ गया 106, ये आ गया 106 डिग्री। तो ये क्या बनेगा बच्चों? 90 प्लस, ठीक है, ये जो एंगल आर है, ये जो पूरा एंगल आर है, ये बनेगा यहाँ से 90 प्लस 106 बाई 2, 90 प्लस 2 5 जा 2 3 जा, तो ये आंसर आ रहा है बच्चों 143 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन में, मॉडरेट क्वेश्चन में ही गिना जाएगा। आसान तो चलो कोई नहीं है, एटलीस्ट मॉडरेट में तो अप टू टोटल 15 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन बच्चों हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल के थे, बुक लेवल के थे, थोड़ा सा उसमें चेंजेस थे, लेकिन हम उसको मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं। तो सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, बस उतने ही क्वेश्चन को आप डिफिकल्ट मान के थोड़ा सा चल सकते हो। अदरवाइज इस एनएमटीसी स्टेज 1 के जूनियर लेवल के जो भी फर्स्ट 15 एमसीक्यू दिए गए हैं, वो एमसीक्यू एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स के तो
थोड़े बहुत इजी दिए गए हैं टीचर के पर्सपेक्टिव से। अब बच्चे बोल रहे हैं थोड़ा बहुत, मतलब वो कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है, तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मॉडरेट से ऊपर ही था, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी था, तो थोड़ा सा स्टडी कीजिए तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, प्रैक्टिस से बहुत काम आसान हो जाएगा मैथमेटिक्स में। तो नेटिजन्स की तरफ से मैं मार्जे सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। तो लगे ज्वाइन कीजिए नेटिजन्स फाउंडेशन और ट्यून करिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।